हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चीन की पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में। चीन की राजनीतिक प्रणाली, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स हम कवर कर रहे हैं हमारी एप्लीकेशन में। और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंतर्गत ही हमने पिछली जो क्लास हुई थी जिसमें स्विट्जरलैंड के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था। इससे पहले अगर हम बात करें तो ब्रिटेन की पॉलिटिकल सिस्टम, अमेरिका के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में हम सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। भारत के संविधान के बारे में तो हम पहले से ही पढ़ चुके हैं। तो क्योंकि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स हम लोग कवर कर रहे हैं और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंतर्गत आप सभी को पता है कि अलग अलग जो मेजर जो प्रमुख कंट्रीज है उनके पॉलिटिकल सिस्टम की तुलना की जाती है। तो यहाँ पर हम लोग हर देश की शासन प्रणाली को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रिटेन को हमने समझ लिया है, अमेरिका के बारे में हमने समझ लिया है, स्विट्जरलैंड के बारे में पिछली क्लास में जो वीडियो आपने यूट्यूब पर भी देखी होगी उसमें हमने डिस्कस किया। आज की क्लास में चीन के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में हम समझने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आप सभी को पता है चीन हमारा पड़ोसी देश, इसकी हरकतों से आप सभी वाकिफ हैं। लेकिन पॉलिटिकल सिस्टम की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर शासन प्रणाली किस प्रकार से है, क्या चीन में लोकतंत्र आपको देखने को मिलेगा या चीन में राजतंत्र देखने को मिलेगा, चीन में किस प्रकार से शासन प्रणाली है, चुनाव कैसे होते हैं वहां पर एक्चुअली, इन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे आज के इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो का जो लाभ है वो मिल सके। और जितने भी लोग पॉलिटिकल साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्कूल व्याख्याता आप सभी को पता है जिसका एग्जाम है 29 नवंबर 2026 को, नोटिफिकेशन बस उसी का इंतजार है। अब सहायक शिक्षक और शिक्षक का तो आ ही गया है, बस व्याख्याता के बेसिकली हम बात करें नोटिफिकेशन के इंतजार है, सिलेबस के इंतजार है। और पढ़ाई तो हम सभी कर ही रहे हैं, एक्सपेक्टेड जो सिलेबस जो बनाया गया है, जो अलग अलग जो पड़ोसी राज्य है उनको ध्यान में रखते हुए, तो लगभग आपको उसी प्रकार से चीज़ें देखने को मिलेंगी। जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा, जब ऑफिशियल सिलेबस आ जाएगा, तब आपको ज़्यादा कुछ चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, है ना। जो हमने पढ़ाई ऑलरेडी की हुई है उसी प्रकार से चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में ज़्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करते, डिस्कस करेंगे चीन की पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, चाइनीज पॉलिटिकल सिस्टम, चीन की राजनीतिक प्रणाली के बारे में हम सारी चीज़ों को कवर करेंगे। और बिल्कुल जैसा कि हम हर वीडियो में करते हैं, इस वीडियो में भी इसी प्रकार से डिस्कस करेंगे। एक पहले कंटेंट का ओवरव्यू हमको देखना जरूरी है ताकि हमको पता चल सके कि आज के इस लेक्चर में क्या क्या चीज़ों को हम कवर करने वाले हैं। तो पहले तो बैकग्राउंड के बारे में समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा चाइना का बैकग्राउंड किस प्रकार से रहा है। फिर 1982 का जो संविधान है उसकी मुख्य विशेषताओं के बारे में जानेंगे। अभी करेंटली चाइना में जो कॉन्स्टिट्यूशन जो वर्क कर रहा है, वर्किंग कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, ये 1982 में निर्मित संविधान है ना। इससे पहले और भी संविधान का निर्माण किया गया है चीन में। 1954 में संविधान बना जो ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया। इसके बाद 1975 में एक संविधान बनाया गया, वो भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया। 1978 में फिर से संविधान बना। तो अलग अलग जो संविधान बनाए गए वो सब भी देखते हुए चलेंगे, लेकिन उनके बारे में ज्यादा हमको डिटेलिंग नहीं करनी है। हमको जो पढ़ना है 1982 के संविधान की प्रमुख विशेषता, इसी संविधान के हिसाब से जो दोहरी सत्ता संरचना देखने को मिलती है, एक तरफ पॉलिटिकल पार्टी भी काम करती है चाइना में, दूसरी तरफ गवर्नमेंट भी काम कर रही है, तो उसके बारे में जानेंगे। फिर चीन की विधायिका के बारे में डिस्कस करेंगे जिसे नेशनल पीपल्स कांग्रेस कहा जाता है। इसके बाद कार्यपालिका के बारे में जानेंगे। फिर पीपल्स लिबरेशन आर्मी, चाइना की जो सेना है उसका आधिकारिक नाम जो है पीपल्स लिबरेशन आर्मी, आपने सुना भी होगा इस नाम के बारे में, अक्सर न्यूज वगैरह में खबरें आती रहती है। देन फिर हम वैचारिक विकास क्रम देखेंगे, चीन के जो प्रमुख राष्ट्रपति रहे हैं उनके क्या क्या प्रमुख विचार रहे हैं चीन को लेकर के, किस प्रकार की शासन व्यवस्था चीन में निर्मित करना चाहते हैं, उनके विचारों को जानेंगे। और लास्ट में प्रमुख विद्वान और उनके प्रसिद्ध कथन, इनको डिस्कस करते हुए चलेंगे। बेसिकली पूरा स्ट्रक्चर क्लास का इस प्रकार से बनाया गया है, न सिर्फ इस क्लास का बल्कि सभी क्लासेस जो हम एप्लीकेशन के माध्यम से कवर कर रहे हैं, कि एग्जाम में जैसे जैसे प्रश्न आएंगे तो उस हिसाब से सारी जो चीजें हैं वो कवर होते हुए चले जाए, है ना। तो ये सारी चीजें हम लोग क्लास में कवर करने की कोशिश करेंगे। और स्टार्ट हम करेंगे सबसे पहले चीन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से और संविधान का विकास यहाँ पर किस प्रकार से हुआ, ठीक। सबसे पहली बात तो ये है, मतलब थोड़ा सा बैकग्राउंड हम समझने की कोशिश करेंगे। बैकग्राउंड जो है वो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चाइना के पॉलिटिकल सिस्टम को समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चीन में अगर हम लोग बात करें तो अधिकांश जो आबादी है चीन की, उसमें आपको किसानों की संख्या जो है बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। इसके अलावा श्रमिक भी काफी ज्यादा है, लेकिन मुख्यतः बात करें तो किसानों की संख्या जो है काफी ज्यादा है। जस्ट लाइक इंडिया, इंडिया में भी आपको पता है कि अधिकांश जो आबादी है वो कृषि कार्यों में संलग्न है। तो इसी प्रकार से चीन में भी हमको चीजें देखने को मिलती है। अभी जो वर्तमान जो चीन हम देख रहे हैं, इस चीन की जो स्थापना है वो हुई थी 1 अक्टूबर 1949 को।
1 अक्टूबर 1949 जो है, इस तिथि को बेसिकली चीन की आधिकारिक तौर पर स्थापना हुई थी। जिस वर्तमान चीन की हम बात कर रहे हैं, चीनी गणराज्य की हम बात करते हैं ना, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो करंट टाइम पर चीन का आधिकारिक नाम है, तो इस चीन की जो स्थापना हुई वो कब हुई? 1 अक्टूबर 1949 को। या कई किताबों में आपको यह देखने को मिलेगा कि इस दिन चीन को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। तो इसके थोड़ा सा पास्ट में जाकर के हम समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में चीजें किस प्रकार से घटित हुई। ठीक है, तो सबसे पहली बात आपको ध्यान में रखना है, देखो चीन में ना दो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो एग्जिस्ट करती थी 1949 के पहले, और दोनों के बीच एक मतलब सत्ता को प्राप्त करने के लिए एक युद्ध छिड़ा हुआ था, आप बोल सकते हैं, जिसे हम लोग गृह युद्ध कहते हैं, सिविल वॉर कहते हैं। तो सबसे पहली बात तो यह इंपॉर्टेंट डेट की बात करें ना, तो 1921 को, अगस्त 1921 की बात है, 59 लोगों ने मिलकर, 59 प्रतिनिधियों ने मिलकर के क्या किया? स्थापना की किसकी? कम्युनिस्ट पार्टी की। तो 59 प्रतिनिधियों ने मिलकर के 1921 की बात है, कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जिसे हम कहते हैं, इसकी स्थापना की। और इसके बाद से, इससे पहले चीन में जिस पॉलिटिकल पार्टी का शासन हुआ करता था उसका नाम था कुओमितांग, जिसे राष्ट्रवादी दल भी कहते हैं। ठीक है, तो कुओमितांग का शासन हुआ करता था चाइना में। ठीक, कुओमितांग, या जिसे आप राष्ट्रवादी दल भी बोल सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रवादी दल कहें या राष्ट्रवादी पार्टी आप कहें, कुओमितांग का शासन हुआ करता था। 1921 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के स्थापना के बाद से इनके बीच जो है वो एक लंबा पॉलिटिकल टसल जो है वो शुरू हो गया। और फाइनली हम क्या देखते हैं, 1927 की बात है, जब कम्युनिस्ट पार्टी और कुओमितांग के बीच सत्ता के लिए संघर्ष जो है वो शुरू हो जाता है। अब दो प्रमुख पॉलिटिकल पार्टी है, काफी सारे जो लोग हैं दोनों पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएटेड हैं, तो एक लंबा हमको सिविल वॉर, गृह युद्ध देखने को मिलता है। ठीक है, घर के भीतर ही युद्ध हो रहा है ना। अलग अलग जाति के लोग की बात करें, अलग अलग धर्म के लोग की बात करें, अलग अलग संप्रदाय के लोगों की बात करें, या अलग अलग क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं एक ही देश के भीतर, जब इस प्रकार से युद्ध देखने को मिलता है, घर के ही लोगों के बीच में अगर युद्ध हो जाए तो उसे कहते हैं गृह युद्ध। तो एक लंबा गृह युद्ध देखने को हमको मिलता है 1927 से, जो कब तक चलेगा? 1949 तक। 1927 से लेकर के 1949 के बीच का जो समय काल था, ये समय काल था चाइना में सिविल वॉर का, यानी कि गृह युद्ध का। ठीक है, इसके भी अलग अलग स्टेजेस, चरण हमको देखने को मिलते हैं। जैसा कि 1927 से 1937 के बीच की अगर हम लोग बात करें, 1927 से 37 तक बेसिकली ये जो गृह युद्ध था ये मुख्य तौर पर दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के बीच था, है ना। कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में था और कुओमितांग के बीच में था। लेकिन फिर हमको क्या देखने को मिलता है, इसके बाद हमको देखने को मिलता है कि जापान जो है वो चाइना पर आक्रमण करता है। ठीक है, अब जब जापान चाइना पर आक्रमण करता है, 1937 में बेसिकली जापान के द्वारा चाइना पर आक्रमण किया गया मुख्य तौर पर अगर बात करें तो, और जापान के चाइना पर आक्रमण करने के बाद ये जो दोनों पार्टी जो पहले आपस में लड़ रही थी, ये दोनों एक हो जाते हैं और दोनों मिलकर के जापान का सामना करते हैं। तो कम्युनिस्ट पार्टी और कुओमितांग के बीच जो गृह युद्ध चल रहा था 1927 से लेकर के 1937 तक, और इसके बाद हम क्या देखते हैं, 1937 से लेकर के 1945 तक का जो समय काल था, इसमें दोनों ही पार्टी, है ना, जो एकजुट होकर के किसका सामना करती है? जापान का सामना करती है। तो चीन और जापान के बीच एक प्रकार से हमको युद्ध देखने को मिलता है 1927 से 1945 तक। आपको पता होगा कि 1939 से 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर का समय काल हमको देखने को मिलता है ना। ये जो द्वितीय विश्व युद्ध वाला पूरा समय काल था उसमें चीन जो है वो जापान का सामना कर रहा था। आपको ये भी पता होगा, आपने भारतीय इतिहास से पढ़ा भी होगा कि जापान तो भैया आक्रमण करते करते पहुंचते पहुंचते दक्षिण एशिया में आकर के भारत तक भी बेसिकली पहुंचने की कोशिश कर रहा था, है ना। तो ये सारी चीजें हमको देखने को मिलती है। अब जब जापान जो है द्वितीय विश्व युद्ध में, आप सभी को पता है कि अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी पर जो परमाणु बम गिराए, उसके बाद जापान इस युद्ध से पीछे हट गया और सरेंडर कर दिया गया जापान के द्वारा, जिसके बाद अल्टीमेटली जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है उसकी समाप्ति भी हो गई, है ना।
तो यहां पर हमको क्या देखने को मिलता है, 1945 में जब जापान थक हार करके वापस हट गया, पीछे हट गया, तब चाइना में जो वापस से जो दोनों पॉलिटिकल पार्टीज थी, कम्युनिस्ट पार्टी और कुओमितांग, एक बार फिर से इनके मध्य युद्ध चालू हो गया, जो रुका हुआ था पहले जब जापान ने चाइना पर आक्रमण किया था तब। अब इसके बाद हम क्या देखते हैं, 1945 से लेकर के 1949 तक दोनों पॉलिटिकल पार्टी के बीच फिर से जो इनका पुराना युद्ध चल रहा था फिर से चालू हो गया। काफी सारे लोग जो है मारे गए इस पूरे गृह युद्ध के समय काल में चीन में, है ना। काफी सारी प्रमुख घटनाएं भी इस दौरान हुई, लेकिन वो सारी जो चीजें हमारे एग्जाम के लिए रिलेवेंट नहीं है। चाइना के इतिहास के बारे में हमको नहीं पढ़ना है, हमको केवल चाइना के पॉलिटिकल सिस्टम को समझना है, और पॉलिटिकल सिस्टम को समझने के लिए थोड़े बहुत बेसिक जो है वो पता होने चाहिए। केवल एग्जाम में जो चीजें आएंगी टू द पॉइंट उन्हीं को पढ़ते हुए चले जाएंगे ना, तो सारी चीजें हमें याद नहीं रहती है। इसलिए कंसेप्ट बिल्डअप करना जो है वो जरूरी होता है चीजों को समझने के लिए, ठीक है। तो यहां पर हम कम्युनिस्ट पार्टी के बेसिकली विकास क्रम को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे एक पार्टी जो है जिसकी स्थापना 1921 में होती है, वो धीरे 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 पूरे चाइना के सभी लोगों का जो समर्थन प्राप्त कर लेता है ना। तो इसके बाद 1945 से 1949 के बीच में फिर तृतीय इसका जो स्टेज हमको देखने को मिलता है, जो लंबा सिविल वॉर चल रहा था उसका। और इस दौरान सफलता जिस पार्टी को मिलती है वो है कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। तो 1 अक्टूबर 1949 की बात है जब फाइनली कम्युनिस्ट पार्टी को चीन की जो सत्ता है वो प्राप्त होती है और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना पीआरसी की स्थापना होती है। चीन एक गणराज्य के तौर पर विश्व पटल पर उभर करके आता है। तो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की शुरुआत होती है, स्थापना होती है 1 अक्टूबर 1949 को। और ये जो पार्टी है कुओमितांग, ये भाग करके कहां पे चले जाती है, ये भाग करके चले जाती है ताइवान में, ठीक। ताइवान के बारे में आपको पता होगा कि चीन का बोल सकते हैं हम लोग पड़ोसी देश एक प्रकार से, हालांकि चीन इसे अपना एक प्रांत मानता है ना। तो ये बात भी हमको देखने को मिलती है। आधिकारिक तौर पर देश का जो दर्जा है वो प्राप्त नहीं है, क्योंकि चाइना जो है अपना डोमिनेंस स्थापित करता है यहाँ पर, इसे एक प्रांत के रूप में मानता है चाइना जो है। तो ये सारी चीजें हमको देखने को मिलती है। तो कुओमितांग जो पार्टी है वो भाग करके ताइवान चली गई, चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, तो एक आइलैंड कंट्री आप बोल सकते हैं इसे, है ना। और यहाँ पर रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की गई, ROC, किसके द्वारा, कुओमितांग के द्वारा। तो ये चीजें हमको देखने को मिलती है, बेसिक सी चीजें हैं। इसके अलावा अगर बात करें ना, तो एक प्रमुख घटनाक्रम भी हुआ था 1934 से 1935 के समय काल की बात हम लोग करें तो 1934 से 1935 के समय काल में आपको देखने को मिलेगा एक लॉन्ग मार्च 1934 से 1935। इस दौरान क्या हुआ, कम्युनिस्ट पार्टी ने ना चाइना में एक लॉन्ग मार्च किया। लॉन्ग मार्च के चलते मतलब क्या देखने को हमको मिलता है, 10,000 किलोमीटर, लगभग 10,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा की गई कम्युनिस्ट के द्वारा, ठीक है। तो जितने भी जो लोग हैं जो कम्युनिस्ट पार्टी से एसोसिएटेड थे, उन्होंने एक लॉन्ग मार्च किया। लॉन्ग मार्च करने के पीछे दो कारण थे प्रमुख तौर पर अगर बात करें। एक तो कुओमितांग जिसके साथ इनका संघर्ष चल रहा था उनसे बचना, और दूसरी बात चाइना के अधिकांश लोगों का समर्थन प्राप्त करना। तो जन समर्थन प्राप्त करना भी इसका एक प्रमुख लक्ष्य था। और इसी लॉन्ग मार्च के दौरान जो है ना, मुख्य तौर पर अगर मैं बात बताऊं आपको, कम्युनिस्ट पार्टी ने जब पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की 1 अक्टूबर 1949 को, तो आपको पता है माओ त्से तुंग, जिन्हें हम माओ जेडोंग के नाम से भी जानते हैं, वो राष्ट्रपति बने चाइना के। और मुख्य तौर पर ये जो लॉन्ग मार्च जो हुआ था 1934-35 के समय काल में, अक्टूबर 1934 से शुरुआत हुआ इस मार्च का, और अक्टूबर 1935 में ही 16 अक्टूबर से शुरुआत हुआ था और 20 अक्टूबर 1935 में जाकर के ये मार्च जो है वो समाप्त हुआ। इस मार्च के दौरान ही माओ त्से तुंग जो है वो एक लीडर के तौर पर उभरे, कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख चेहरे के तौर पर पे उभरे, है ना। ये हमको देखने को मिलता है। तो ये प्रमुख घटनाक्रम है। जैसे कि गांधी जी ने दांडी मार्च किया था 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 में, आप सभी को पता है, ये मार्च भी उसी प्रकार से था, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है। और इसके बाद हम फाइनली क्या देख रहे हैं, 1 अक्टूबर 1949 को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना हो जाती है और कुओमितांग राष्ट्रवादी दल जो है वो भाग करके ताइवान चले जाते हैं, जहां पर उन्होंने रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नाउ इसके बाद जो आपको समझना है, क्योंकि पहले हम लोग थोड़ा संवैधानिक विकास क्रम को समझने की कोशिश कर रहे हैं। 1949 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना हो गई। जब देश स्वतंत्र हो गया, देश आजाद जब हो गया, तो संविधान की आवश्यकता महसूस हुई और उसके बाद 1954 में पहला संविधान बनाया गया।
लीडर कौन थे, राष्ट्रपति कौन थे, माओ जेडोंग थे, माओ से तुंग जिन्हें हम कहते हैं। तो जब पहला संविधान बनाया गया था वो बेसिकली ना सोवियत संघ के मॉडल पर काफी ज्यादा बोल सकते हैं हम लोग निर्भर था, या सोवियत संघ के मॉडल को अपनाया गया। और इसके अलावा माओ जेडोंग की खुद की जो आइडियोलॉजी थी, उनके मॉडल भी, उनके विचार भी इस संविधान में थे। तो 1954 में पहली बार संविधान बनाया गया। फिर इस संविधान में परिवर्तन करके 1975 में क्या किया गया, द्वितीय संविधान बनाया गया, जिसमें चाइना की जो कल्चरल वैल्यू है उसको भी महत्व दिया गया है ना, जो विविधता है जो चाइना में पाई जाती है उसको संविधान में समाहित किया गया। तो ये संविधान भी ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाया। इसके बाद हम क्या देखते हैं, 1978 में तृतीय संविधान। 1976 में माओ जेडोंग की मृत्यु हो जाती है, और उनकी मृत्यु के बाद जो नए जो नेतृत्वकर्ता चाइना पर आते हैं, उन्होंने बेसिकली महसूस किया कि यार माओ की जो विचारधारा है वो काफी ज्यादा ना कट्टरवाद के प्रति झुकाव जो है हमको देखने को मिलता है ना। तो कट्टरपंथी जो माओवादी जो संविधान है, जो पहले के संविधान में जो हमको देखने को मिलता है 1954, जो बाद में समाप्त करके 1975 में द्वितीय बना, इसमें भी माओ के उस कट्टरपंथी विचारधारा की झलक जो है वो तो पाई ही जाती है। तो फिर अल्टीमेटली क्या किया जा रहा है, 1978 में माओ की मृत्यु के बाद जो ट्रांजिशन पीरियड आया वहां पर एक अस्थायी संविधान बनाया गया। अब जब बनाया गया था तब तो अस्थायी नहीं था, है ना, लेकिन एक प्रकार से इसे ट्रांजिशन पीरियड कहा जाता है, जब माओ जेडोंग की मृत्यु हो जाती है और जो प्रतिनिधि आते हैं चाइना में नेतृत्व करने के लिए, उन्होंने महसूस किया कि इतने कट्टरवाद विचारधारा के प्रति समर्थन भी हमको नहीं करना है। तो 1978 में एक अलग संविधान बनाया गया। बस आपको क्रम याद रखना, 1954, 1975, 1978, तीन संविधान बनाए गए, तीनों फेल हो गए। और अल्टीमेटली आज के समय पर जो कॉन्स्टिट्यूशन आप देखेंगे चाइना में, वो कॉन्स्टिट्यूशन है 1982 का। तो वर्तमान का जो संविधान है जिसका निर्माण चाइना में हुआ है 1982 में, ये चौथा संविधान है ना, तो ध्यान में रखेंगे। ठीक है, कई बार एग्जाम में ऐसे पूछ ले जाते हैं प्रश्न कि वर्तमान में चीन का जो संविधान है वो कौन से क्रम का है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो याद रखना चौथा। इससे पहले 54 में भी बना है, 75 में भी बना है और 78 में भी बना है, जो सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि डेंग शियाओपिंग, इनके नेतृत्व में क्या होता है, 4 दिसंबर 1982 को राष्ट्रीय जन कांग्रेस यानी कि नेशनल पीपल्स कांग्रेस के द्वारा वर्तमान जो संविधान है चाइना का, वो क्या हुआ, स्वीकृत हुआ। तो डेंग शियाओपिंग का यहां पर योगदान काफी महत्वपूर्ण है। उन्हीं के द्वारा, उन्हीं के प्रमुख प्रयासों से ये जो संविधान हो निर्मित हो पाया। जैसे हमारे भारत के संविधान की जब हम बात करते हैं तो हम भीमराव अंबेडकर को काफी श्रेय देते हैं, जो ड्राफ्ट बेसिकली उन्होंने तैयार किया हमारे संविधान का, है ना, जो प्रारूप उनके द्वारा बनाया गया। तो यहां पर उसी प्रकार से डेंग शियाओपिंग का नाम आपको ध्यान में रखना है ना। यहां पर इन्होंने क्या किया, माओवाद की कट्टरता को कम किया जो पहले के संविधान में देखने को मिलती थी, और चीनी विशेषताओं को इसमें शामिल किया, और साथ ही साथ समाजवाद, है ना, और आर्थिक सुधार जो है वो अपनाया गया। पहले जो है चीन अपने आप को एकदम से साम्यवाद के प्रति, मतलब झुकाव जो है चाइना में देखने को मिलता था। साम्यवाद की जब हम बात करते हैं, कम्युनिज्म की बात करते हैं, तो यहां पर किसी भी वस्तु या सेवा के उत्पादन की बात करें तो उसमें पूरा का पूरा अधिकार किसका रहता है, सरकार का रहता है। सरकार डिसाइड करेगी कि किस चीज को उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है, कैसे वितरण करना है। जितनी भी फैक्ट्रीज है, जितने भी आपको व्यवसाय देखने को मिलेंगे, सबका बेसिकली क्या कर दिया जाता है, सबको सरकार के अंतर्गत लिया जाता है। किसमें, कम्युनिज्म में हम बात करें, साम्यवाद में, है ना। जबकि पूंजीवाद विचारधारा की जब हम बात करते हैं तो पूंजीवाद में आपको पता है कि बेसिकली जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनको भी राइट्स होते हैं कि भैया जिसके पास टैलेंट ज्यादा है वो अपने प्रतिभा का मतलब उपयोग करते हुए तरक्की कर सकता है, ग्रो कर सकता है। लेकिन साम्यवाद में आपको पता है कि सभी की सभी जो चीजें हैं वो सरकारी नियंत्रण में रहती है ना। इंडिविजुअल्स को कोई ऐसे अधिकार नहीं होते कि वो अलग से जा करके वस्तु सेवा को उत्पादन करे, बिजनेस करे, ग्रो करे, है ना। तो ये चीजें साम्यवाद में देखने को मिलती है। जो नया संविधान बनाया गया डेंग शियाओपिंग के नेतृत्व में, उसमें जो माओ की जो कट्टरवादी जो सोच थी, विचारधारा थी, उसको कम किया गया और समाजवादी मॉडल को अपनाया गया, चीनी विशेषताओं को सम्मिलित किया गया, और अल्टीमेटली क्या देखते हैं, आर्थिक सुधार किए गए। आर्थिक सुधार क्यों किए गए, क्योंकि पहले चाइना जो है ये एक क्लोज्ड इकोनॉमी हुआ करता था, एक बंद अर्थव्यवस्था हुआ करती थी चाइना। बंद अर्थव्यवस्था जिसमें ना तो निर्यात करेंगे, ना ही बाहर से कुछ मंगाएंगे, आयात करेंगे। तो ना निर्यात हो रहा है ना आयात हो रहा है, केवल अपने देश में जो वस्तु सेवाओं का उत्पादन हो रहा है हमको उसी से काम चलाना है। यह है बंद अर्थव्यवस्था, है ना, जो भारत में भी हुआ करता था। आपको पता है भारत में, आपको पता है 1991 में आर्थिक सुधार, एलपीजी रिफॉर्म्स जो है वो किए गए, है ना, जिसके द्वारा फिर भारत भी पहले, इसके पहले
पूरी तरीके से तो नहीं, लेकिन काफी हद तक एक क्लोज्ड इकोनॉमी हुआ करती थी। कुछ बहुत जरूरी जो चीजें हैं उनका आयात भी हम करते थे, कुछ चीजों को निर्यात भी करते थे, लेकिन अधिकांश मैटर में अगर कहा जाए तो भारत भी एक क्लोज्ड इकोनॉमी हुआ करती थी। तो ये जो सुधार है जो भारत में 1991 में किया गया, ये यहां पर 1982 के नए संविधान में किया गया, ठीक है। और इसी के बाद से काफी सारी जो कंपनीज हैं उन्होंने चाइना में इन्वेस्ट करना शुरू किया, ठीक। तो चाइना जो है आर्थिक मॉडल के तौर पर बात करें ना तो एक प्रकार से ना पूंजीवादी जो सोच है उसी प्रकार से काम करता है, अगर आर्थिक मॉडल की बात करें। बाकी हर मॉडल में चाइना जो है वो साम्यवादी यहां पर जो सोच है वो देखने को मिलती है, क्योंकि यहां पे आपको देखने को जो मिलेंगे राष्ट्रपति जो करंट टाइम पर शी जिनपिंग है, इनके पास वर्तमान में काफी ज्यादा शक्ति है ना। यहाँ पर आपको लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था केवल नाम मात्र की देखने को मिलेगी, रियलिटी में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चीनी विशेषताओं के साथ समाजवाद को अपनाया गया, आर्थिक सुधार यहां पर किए गए जब 1982 का संविधान बनाया गया। इनका नाम आपको याद रखना है, डेंग शियाओपिंग। और बेसिकली हम बात करें 4 दिसंबर 1982 की। अब जब यह संविधान निर्मित हो गया तो इस संविधान की कुछ प्रमुख विशेषताओं को कवर करते हैं और इसके बाद एक एक करके जो शासन की जो प्रणाली है उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि चाइना का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें आपको देखने को मिलेंगे 4 टाइटल्स, ठीक है। 4 टाइटल्स जिन्हें आप बोल सकते हैं शीर्षक। और कितने आर्टिकल आपको देखने को मिलेंगे? 143 आर्टिकल्स, ठीक है। 143 अनुच्छेद। अब जो प्रमुख मेजर अमेंडमेंट किया गया था चाइना के कॉन्स्टिट्यूशन में वो किया गया था 2018 में। 2018 में एक मेजर अमेंडमेंट किया गया। इसमें मूल जो संविधान था 1982 का, 1982 का जो मूल संविधान था चाइना का, उसमें 4 शीर्षक तो थे लेकिन आर्टिकल्स इसमें थे 138 पहले। और अभी करंट टाइम पर आर्टिकल आपको देखने को मिलेंगे 143, क्योंकि जो 2018 का जो मेजर अमेंडमेंट था उसमें प्रमुख आर्टिकल जो है वो जोड़े गए, है ना, जिसके चलते आर्टिकल्स की जो संख्या है 5 आर्टिकल्स जोड़े गए, जिसके चलते आर्टिकल्स की संख्या है 143 है एट प्रेजेंट करंट टाइम पर। पहले 138 हुआ करती थी। कौन से प्रमुख आर्टिकल जोड़े गए उसको आगे हम लोग मतलब जो मेजर जो चीज है ना उसको समझने की कोशिश करेंगे, क्या प्रमुख बदलाव किए गए। तो आर्टिकल 1 जो है चीन के कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बेसिकली बता रहा है कि भैया चाइना जो है एक गणराज्य है। जो मजदूरी करने वाले जो वर्ग है, श्रमिक वर्ग है, और जितने जो किसान जो वर्ग है यहां पर, उनका क्या बेसिकली क्या कर रहे हैं, सब एक प्रकार से हम बोल सकते हैं समर्थन कर रहे हैं, है ना। और ये बता क्या रहे देश को कि भैया जनवादी गणराज्य चीन जो है ना वो मजदूरी करने वाले वर्ग के नेतृत्व वाला और श्रमिक और किसानों के गठबंधन पर आधारित जनवादी तानाशाही वाला एक समाजवादी राज्य है। ये आर्टिकल 1 बता रहा है। आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बस समझना है कि यहां पर चाइना जो है वो किस प्रकार की कंट्री है। यहां पर मजदूरों का प्रतिनिधित्व किया जा रहा है। कम्युनिस्ट पार्टी है ना, और कम्युनिस्ट पार्टी क्या बोलती है बेसिकली, कम्युनिज्म जो सोच है, साम्यवाद जो सोच है, जिसके प्रमुख प्रेरणा स्रोत रहे हैं कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंजल, है ना, जिनके द्वारा बेसिकली सिद्धांत दिया गया कि भैया ये जो ना मतलब संपत्ति के आधार पर जो वर्ग का जो बोल सकते हैं हम लोग विभाजन जो किया गया है, या अलग अलग वर्ग हमको देखने को मिलते हैं संपत्ति के बेसिस पर, है ना, तो इनके बीच ना संघर्ष जो है ना वो लाजमी है, उसे रोका नहीं जा सकता। मजदूर वर्ग जो है वो संघर्ष करेंगे ही और सत्ता को प्राप्त करेंगे, रिवॉल्यूशन आएगा ही, क्रांति आएगी ही। माओवाद जो हम बोलते हैं, जो माओ जेडोंग की जो विचारधारा है उसमें भी यही चीजें देखने को मिलती है। ये बंदूक के बल पर बेसिकली सत्ता की प्राप्ति पर विश्वास करते हैं। और यहां पर जैसा कि बेसिकली जो अगर हम लोग बात करें कार्ल मार्क्स की बात करें तो यूरोप में हमको देखने को मिलता है, क्योंकि वहां पर औद्योगिकीकरण आया तो वहां पर मजदूरों की संख्या काफी ज्यादा थी। लेकिन जब बात करते हैं चाइना की, जब बात हम लोग करते हैं इंडिया की, तो यहाँ पे मजदूर वर्ग से ज्यादा जो संख्या आपको देखने को मिलेगी वो कृषक वर्ग की देखने को मिलेगी। तो माओ जेडोंग ने बेसिकली क्या किया ना, किसानों को एकजुट करने की कोशिश की। जो कम्युनिस्ट पार्टी और कुओमितांग के बीच जो लंबा सिविल वॉर चल रहा था उसमें उन्होंने क्या पाया कि यार किसानों का यहाँ पर काफी शोषण हो रहा है। जस्ट लाइक इंडिया, आपको पता है कि भारत में भी किसानों का समय समय पर जमींदारों के द्वारा, माल गुजारों के द्वारा काफी शोषण किया गया। तो माओ जेडोंग ने बेसिकली किसानों को एकत्रित करने की, एकजुट करने की कोशिश की ताकि मिल करके क्रांति करे और सत्ता को प्राप्त करे, है ना। तो साम्यवादी विचारधारा के अंतर्गत ये चीज हमको देखने को मिलती है। और श्रमिक और किसान वर्ग का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है यहाँ पर? कम्युनिस्ट पार्टी कर रही है। तो आर्टिकल 1 में उस चीज को जगह दी गई
यहां पर चीन में साम्यवादी दल का नेतृत्व केवल एक राजनीतिक सच्चाई नहीं है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि चाइना में आपको जो सिस्टम देखने को मिलेगा वो एक दलीय शासन व्यवस्था देखने को मिलती है। और यहां पर साम्यवादी दल का नेतृत्व केवल एक राजनीतिक सच्चाई नहीं है, मतलब साम्यवादी दल जो है वो केवल एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है चाइना में, बल्कि ये देश के संविधान के द्वारा पूर्णतः अनिवार्य और सर्वोपरि घोषित है। मतलब भैया जो पार्टी है ना वही प्रमुख है। पार्टी ऐसा नहीं है कि एक दल है तो भैया मतलब केवल एक पॉलिटिकल सिस्टम के थ्रू ऐसा हो रहा, नहीं। देश का जो शासन व्यवस्था है पूरी की पूरी तरीके से इसी पार्टी के द्वारा ही चलाया जाना है, कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा। ऐसा नहीं हो सकता कि यहां पर कोई और पॉलिटिकल पार्टी आ जाए और वो देश की शासन व्यवस्था चलाए, नहीं। संविधान जो बनाया गया 1982 में, इसमें साफ तौर पर पे ये डिक्लेयर कर दिया गया है कि कम्युनिस्ट पार्टी ही अनिवार्य है, यही सर्वोपरि है सबसे। इवन जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी की हम बात करते हैं, जिसे हम आमतौर पर बोल देते हैं ना चीन की सेना है, लेकिन ये चाइना की सेना नहीं है, ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसकी अपनी सेना है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, अभी आगे चीजें डिस्कस करेंगे हम लोग। तो पार्टी की संवैधानिकता जो है वो अनिवार्य है ना। पार्टी को भैया संविधान में ही दर्जा दिया गया, कोई और पॉलिटिकल पार्टी अगर के यहाँ पर सरकार स्थापित नहीं कर सकती। तो एक दलीय शासन व्यवस्था है यहाँ पर। जैसे कि भारत में आपको अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज देखने को मिलेंगे, बीजेपी है, कांग्रेस है ना, दिख जाएंगे ना। यहां पर ऐसा नहीं है, केवल एक दल है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। केवल इसी के पास अधिकार है कि ये सरकार बना सकती है, ये सरकार में रहेगी। प्रमुख पद जो है जो धारण करेंगे वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के लोग ही रहेंगे, ठीक है। यहां पर और छोटी छोटी पार्टीज देखने को मिल जाती है, जैसे 8 अलग अलग और पार्टीज है यहां पर अगर बात हम लोग करें तो। लेकिन उन सभी पार्टीज ने क्या किया है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की जो अधीनता है वो स्वीकार की है। सब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को ही सर्वोपरि मानते हैं और उसी के हिसाब से ही कार्य करते हैं। इन पार्टीज को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है ना। वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के अंडर ही बेसिकली काम करते हैं, ठीक है। एक बार कोशिश हुई थी 1998 में, 1998 में डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ चाइना स्थापित करने की कोशिश की गई थी, लेकिन फिर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की जो सेना है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, उनके द्वारा पूरे विद्रोह को कुचल दिया गया। तब से आज तक भैया किसी ने लोकतंत्र की मांग नहीं की। उन्होंने डेमोक्रेसी की मांग की, उनका नाम ही था डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ चाइना। लोकतंत्र लाएंगे भैया चाइना में, समाप्त कर दिया गया, पूरी तरीके से कुचल दिया गया विद्रोह को, ठीक है। तो ये चीजें हमको देखने को मिलती है। एक दलीय शासन व्यवस्था है प्रमुख विशेषता, पहली प्रमुख विशेषता अगर चीन के संविधान की हम बात करें तो। दूसरा यहां पर हमको देखने को मिलता है लोकतांत्रिक केंद्रवाद का नियम। लोकतांत्रिक केंद्रवाद की अगर हम लोग बात करें, जो आर्टिकल 3 है, जो बेसिकली हम बात करें चीन के कॉन्स्टिट्यूशन की, जो जिसमें बताया गया है कि लेनिन द्वारा प्रतिपादित चीनी राजनीतिक प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत आपको देखने को मिलेगा। व्लादिमीर लेनिन की बात हम लोग कर रहे हैं। इनका जो सिद्धांत था उसमें वो क्या बता रहे हैं कि पार्टी और सरकार के जो निचले अंग है ना, उनके द्वारा अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाना और आंतरिक नीतिगत प्रस्ताव पर चर्चा करना। यहां पर लोकतांत्रिक केंद्रवाद का नियम हमको देखने को मिलता है। लोकतांत्रिक केंद्रवाद के अंतर्गत क्या होता है कि यहां पर लोगों को बात करने की, अपना सुझाव रखने की आजादी तो होती है। जैसे पार्टी में जितने भी मेंबर्स हैं, है ना, तो लोग अपनी बात रख सकते हैं, अपना सुझाव रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक बार लीडर के द्वारा, चीन के जो नेतृत्व करता है, जिसमें राष्ट्रपति आते हैं, है ना, चाइना के जो प्रीमियर हैं, जिन्हें हम प्रधानमंत्री बोल सकते हैं, वहां पर प्रीमियर कहा जाता है, वो आते हैं। इसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, जो प्रमुख नेतृत्व करता है। पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी की बात मैं कर रहा हूं, वो हम आगे भी डिस्कस करेंगे, जिसमें प्रमुख तौर पर बात करें तो 7 सदस्य होते हैं जो पूरे के पूरे चीन की शासन व्यवस्था की बागडोर जो है वो संभालते हैं। जब एक बार नेतृत्वकर्ता टीम के द्वारा जो निर्णय ले लिया गया, उसके बाद उन्हें कोई चुनौती नहीं दे सकता। तो ये हमको देखने को मिलता है ना चाइना में। तो लोकतांत्रिक केंद्रवाद में क्या हो रहा है, लोकतंत्र केवल आपको निचले स्तर पर देखने को मिलेगा, और वो भी पूरी तरीके से लोकतंत्र नहीं है। केंद्रवाद का जो नियम है वो वही बता रहे कि एक बार भैया क्या हो जा रहा है, जब पार्टी की शीर्ष समिति जो है फैसला ले लेती है, तो निचले सभी स्तर और नागरिकों को बिना सवाल किए उनकी बातों को मानना पड़ेगा। तो किस चीज का लोकतंत्र हुआ भाई? हाँ, लोकतंत्र की जब बात हो रही है, केवल चर्चा कर सकते, सुझाव दे सकते हैं, लेकिन यहां पर सुझाव को मानने की बात नहीं हो रही। पार्टी की शीर्ष समिति जो है वो जब डिसाइड कर ले, तो भैया निचले के जितने स्तर के जो समितियां हैं और जो नागरिक है देश के, सबको बात माननी ही पड़ेगी। तो ये लोकतांत्रिक केंद्रवाद का सिस्टम हमको देखने को मिलता है, जिसके तहत बेसिकली क्या कहा जाता है कि व्यक्ति जो है ना, जितने भी व्यक्ति हैं चाइना में, सब संगठन के अधीन है। संगठन की बात करें तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, पॉलिटिकल पार्टी की बात करते हैं, सभी इसके अधीन है।
अल्पसंख्यक जो है बहुमत के अधीन है, मतलब कि जितने फैसले हैं सब बहुमत से लिए जाएंगे। शॉर्ट में अगर मैं बात बताऊं तो निचले अंग जो है उच्च अंगों के अधीन है। कहने का क्या मतलब है, गवर्नमेंट के अगर लेवल की बात करें तो अलग अलग स्तर देखने को मिलते हैं ना, तो वैसे ही चाइना की जो पॉलिटिकल पार्टी है उसमें अलग अलग लेवल्स देखने को मिल जाएंगे। सबसे ऊपरी लेवल पर तो अगर हम लोग बात करें तो महासचिव है। महासचिव मतलब चाइना के जो प्रेसिडेंट है वही है ना। इसके अलावा पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी है। उससे नीचे आ जाएंगे तो पॉलिट ब्यूरो है। उसके नीचे आ जाएंगे तो सेंट्रल कमेटी है। फिर है नेशनल, बेसिकली हम लोग बात करें नेशनल पीपल्स कांग्रेस की बात हम लोग करें, है ना, तो ये सारी चीजें हमको देखने को मिलती है। तो निचले निचले के जो नीचे के जो सभी अंग हैं वो उच्च अंगों के अधीन है। ऊपर से जो ऑर्डर पास किया गया उसे सबको मानना ही पड़ेगा नीचे वालों को, ठीक। पूरा देश और पार्टी जो है वो केंद्रीय समिति के अधीन है। केंद्रीय समिति मतलब कि सेंट्रल कमेटी की बात की जा रही है, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो लोकतांत्रिक केंद्रवाद के नियम को अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो लोकतंत्र के अंतर्गत क्या हो रहा है, सभी को अपनी बातें रखने का, अपने सुझाव रखने का, अपने मत रखने का अधिकार है। लेकिन एक बार जब पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व करते हैं उन्होंने जो निर्णय ले लिया तो उसके बाद फिर बाकी सभी को बात जो है माननी पड़ेगी। तो वो केंद्रवाद के अंतर्गत चीजें बताई जा रही है। आपको समझ में आ गया है ना लोकतांत्रिक केंद्रवाद। सीधा सा और शॉर्ट में बताऊं तो भैया एक बार जब लीडर के द्वारा जो डिसीजन ले लिया गया वो सबको मानना पड़ेगा। तो लोकतंत्र किस बात का रहा है यहाँ पे, लेकिन लेनिन के विचार में ये प्रकार का जो सिस्टम है देखने को मिलता है, जिसे चाइना में भी अपनाया गया। तीसरा जो है एकात्मक राज्य व्यवस्था। मैंने आपको एकात्मक बेसिकली व्यवस्था जब मैं पढ़ा रहा था आपको, है ना, संघात्मक शासन, एकात्मक शासन, तो वहां पर हमने चाइना का भी एग्जाम्पल लिया था, आपको याद होगा। तो एकात्मक यहां पर अगर हम बात करें राज्य व्यवस्था जिसे हम यूनिटरी सिस्टम भी कहते हैं, उसके अंतर्गत क्या होता है, चाइना में आपको अलग अलग राज्य देखने को नहीं मिलेंगे। मतलब राज्य ऐसा तो देखने को मिलेंगे लेकिन राज्य में इलेक्टेड गवर्नमेंट देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। यहां पर कोई सरकारें देखने को नहीं मिलेगी। तो इतना बड़ा देश है, इतना विशाल क्षेत्र है, बावजूद इसके चीन जो है वो क्या देखने को हमको मिलता है, एकात्मक राज्य व्यवस्था देखने को मिलता है, यूनिटरी सिस्टम देखने को मिलता है, जिसमें सारे के सारे जो निर्णय हैं वो बीजिंग से हो रहे हैं, चीन की राजधानी से ही फैसले लिए जा रहे हैं, राष्ट्रपति डिसाइड कर रहे हैं। इतना बड़ा चीन है, प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से अलग अलग प्रांत में तो डिवाइड किया गया है, लेकिन अलग अलग प्रांत में यहाँ पर प्रांत की सरकारें नहीं है जिनका चुनाव वहां की जनता करे। जैसे इंडिया में होता है ना, छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होगा भी तो सब आप लोग मैं सब वोट डालने जाएंगे, है ना। मध्य प्रदेश में होगा, उत्तर प्रदेश में होगा, सब जाते हैं ना वोट डालने, जिस जिस राज्य में चुनाव हो रहा है वहां के जो लोग हैं वो। यहां पर प्रांत तो है लेकिन प्रांतों में यहां पर निर्वाचन नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहां पर बेसिकली प्रांत जो है ना वो गवर्नर के थ्रू शासित होते हैं और गवर्नर के जो अपॉइंटमेंट है वो बेसिकली चाइना के प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। तो यहां पर बेसिकली आप ठीक वैसे ही समझिए कि जैसे हर राज्य में एक राज्यपाल तो है, गवर्नर तो है, लेकिन न तो गवर्नर का चुनाव किया गया है, न ही राज्य में अलग कोई मुख्यमंत्री सरकार है, न ही विधानमंडल है। बस एक गवर्नर है हर राज्य में इंडिया में, और उस गवर्नर की जो नियुक्ति की जा रही है वो राष्ट्रपति या आप बोल सकते हैं मोदी जी के द्वारा की जा रही है। तो इस प्रकार की व्यवस्था देखने को मिलती है चाइना में। एकात्मक राज्य आपको देखने को मिलता है, जैसा मैंने आपको बताया था कि जहां पर बेसिकली अगर हम लोग बात करें कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था देखने को मिलती है, तो चाहे देश बड़ा रहे चाहे छोटा रहे, वहां पर जनरली ये हमको देखने को मिलता है कि एकात्मक शासन व्यवस्था वहां पर पाई जाती है। इसके अलावा ऐसे कंट्रीज जहां पर ज्यादा विविधता नहीं है, डाइवर्सिटी नहीं है, वहां भी एकात्मक शासन व्यवस्था जो है वो पाई जाती है। जैसे अगर हम बात करें ब्रिटेन की बात करें, है ना, कुछ ऐसे एग्जांपल ले ले तो ठीक। तो यहां पर प्रशासनिक संरचना की अगर हम लोग बात करें तो 23 प्रांत देखने को मिलेंगे। हालांकि मूलतः अगर बात करें तो चाइना में 22 ही प्रांत हैं, लेकिन चाइना क्या है ना, ताइवान को भी अपना प्रांत मानता है, तो 23 प्रांत माने जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा 5 जो है ऑटोनोमस क्षेत्र है, स्वायत्त क्षेत्र है, जैसे तिब्बत हो गया, शिनजियांग है, एक आपको देखने को मिलेगा इनर मंगोलिया है, एक है गुआंगशी है, एक है लिंगसियांग है। तो टोटल 5 जो है वो स्वायत्त क्षेत्र है, ऑटोनोमस रीजन है। ऑटोनोमस रीजन कहने का मतलब है इनके घरेलू मामलों के, कुछ मामलों की अगर बात करें, कुछ यहां पर शक्ति जो है इंटरनल मैटर्स पर निर्णय लेने की जो शक्ति है वो इनको तो प्राप्त है, तिब्बत को प्राप्त है, शिनजियांग को प्राप्त है, इनर मंगोलिया, गुआंगशी और लिंगशियांग, इन्हें अपने आंतरिक मामलों पर निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त है। लेकिन जब बात आती है सेना की, जब बात आती है विदेशी मामलों की, है ना, संचार व्यवस्था की जब बात आती है, तो यहां पर जो बाकी के सारे जो फैसले हैं वो चाइना के द्वारा लिए जाते हैं। तो कुछ ऑटोनोमी इन रीजन्स को प्रदान की गई है, इसलिए इन्हें स्वायत्त क्षेत्र कहा जाता है। आपको पता है कि तिब्बत तो भैया एक अलग कंट्री ही हुआ करता था, लेकिन 1950 में चाइना के द्वारा यहां पर आक्रमण किया गया, जिसके बाद से चीजें जो है बदल गई।
4 यहां पर ना प्रत्यक्ष शासित नगर पालिकाएं देखने को मिलेंगी। बीजिंग हो गई जो कैपिटल भी है चाइना की, इसके अलावा संघाई है, काफी मेजर सिटी है यहाँ की, टियानजिन है और चोंगकिंग है। तो ये 4 प्रत्यक्ष शासित नगर पालिका हैं जहां पर डायरेक्टली राष्ट्रपति का शासन चलता है। ठीक है, जहां जैसे यहां पर प्रांत में तो आपको गवर्नर्स देखने को मिल जाएंगे, स्वायत्त क्षेत्रों में तो बेसिकली इंटरनल मैटर्स इनके द्वारा शासित होते हैं, एक्सटर्नल मैटर्स पर चाइना का कंट्रोल रहता है ना। बाकी नगर पालिकाओं की जब हम बात करें, 4 प्रत्यक्ष शासित डायरेक्ट रूल, जैसे हमारे यहाँ अगर हम लोग एक कंपेयर करें तो केंद्र शासित प्रदेश की बात कर लेते हैं, है ना, तो ठीक इसी प्रकार से 2 यहां पर विशेष प्रशासनिक क्षेत्र हैं, एक हांगकांग हो गया और एक है मकाऊ। ये विशेष प्रशासनिक क्षेत्र क्या है, यहां पर जो एक्सटर्नल जो मैटर है ना, सेना की बात करें, विदेश मामलों की बात करें, केवल यहीं तक चीन का जो अधिकार है, बाकी अपने इंटरनल मैटर में पूरी तरीके से ये स्वतंत्र है। मतलब जैसे कि बात करें कम्युनिस्ट पार्टी का शासन चल रहा है चाइना में, यहां पर आपको अलग पॉलिटिकल सिस्टम देखने को मिलेगा। हांगकांग की बात करें, मकाऊ की बात करें, तो शासन प्रणाली का स्वरूप कैसा रहेगा, है ना, इसके अलावा इंटरनल मैटर है, टैक्सेशन के सारे मैटर है, सारी जो चीजें हैं, है ना, बिजनेस कैसे हो रहा है, नियम क्या है, भूमि खरीदने के बेचने के, सारी चीजें यहां पर हांगकांग और मकाऊ की अपनी सेपरेट है। तो इसी कारण से इसे कहा जाता है कि 1 कंट्री 2 सिस्टम। कभी अगर शब्द आ गया 1 कंट्री और 2 सिस्टम, ये किससे रिलेटेड है, तो ये हांगकांग और मकाऊ से रिलेटेड है, ध्यान में रखना। ठीक है, एक्सटर्नल जो मैटर्स है उन पर तो चाइना का कंट्रोल है, लेकिन इंटरनल मैटर्स जो हांगकांग का जो बेसिकली बोल सकते हैं पॉलिटिकल सिस्टम अलग देखने को मिलता है, मकाऊ का अलग देखने को मिलता है। ठीक है, ये कुछ कैटेगराइजेशन है, बेसिक सी बात है, आपको ध्यान में रखनी है। नौ जो प्रमुख विशेषता है, चौथी विशेषता वो ये है कि न्यायपालिका जो यहां पर है वो पार्टी के अधीन है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के अगेंस्ट जाकर कोई एक शब्द बोल के दिखा दे यहां पर, वो अगले दिन दिखेगा नहीं, है ना। तो यहां पर न्यायपालिका भी जो है ना वो कोई इंडिपेंडेंट रूप से काम नहीं करती है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के अधीन ही है ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, यहां पर कुछ भी स्वतंत्र तौर पर कार्य नहीं कर रहा है, सारा का जो सारा रूलिंग सिस्टम है सब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के कंट्रोल में हमको देखने को मिलता है। सर्वोच्च बेसिकली न्यायालय की बात हम लोग करेंगे, है ना, सर्वोच्च जन अभियोजक सीधे राष्ट्रीय जन कांग्रेस, नेशनल पीपल्स कांग्रेस और साम्यवादी दल कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति उत्तरदायी होते हैं, जवाबदेह होते हैं। जजेस की जो अपॉइंटमेंट है वो भी इन्हीं के द्वारा की जाती है ना। तो सारे का सारे जो जजेस हैं, पूरा जो सिस्टम है न्यायपालिका का, वो भी रिस्पॉन्सिबल है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रति। तो ये कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। इसके बाद हम बात करते हैं दल बनाम राज्य, दोहरी सत्ता संरचना जो हमको देखने को मिलती है चाइना में। एक तरफ तो गवर्नमेंट है चाइना की और दूसरी तरफ कम्युनिस्ट पार्टी है, तो दोनों में श्रेष्ठ कौन है, आखिर सरकार चल कैसे रही है, तो उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात हम लोग करेंगे यहां पर चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है ना, इसके पास ही एक्चुअल पावर है, वास्तविक जो शक्ति है वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के पास है। हमने जैसा डिस्कस किया आर्टिकल 1 में भैया इनकी संवैधानिकता जो है, मतलब संवैधानिक दर्जा दिया गया यार चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी उसे। ठीक है, वर्तमान में अगर हम लोग बात करें तो लगभग 10 करोड़ से ज्यादा जो बोल सकते हैं हम लोग इसके सदस्य हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के, तो काफी एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। जैसे हम लोग बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो काफी बड़ी है, काफी सारे लोग इसके सदस्य हैं। हालांकि हमको ये देखने को मिलता है कि एक्टिव मेंबर्स जो है ना वो भारतीय जनता पार्टी के उतने नहीं है जितने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के हैं। ठीक है, तो एक्टिव नंबर के सेंस में, एक्टिव मेंबर के सेंस में सॉरी, यहां पर हमको कम्युनिस्ट पार्टी का जो स्केल है वो ज्यादा लार्ज देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहां पर पार्टी जो है इन्हीं के पास ही वास्तविक शक्ति है, बाकी गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर आपको अलग देखने को मिलेगा। ठीक, जैसे अगर हम लोग बात करेंगे ना गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर पहले देख लेते हैं। सरकार के अंतर्गत जो सबसे शीर्ष पर होंगे वो होंगे राष्ट्रपति, है ना, प्रेसिडेंट, जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के प्रेसिडेंट होते हैं, आधिकारिक। सेकेंड में आपको राज्य परिषद, स्टेट काउंसिल देखने को मिल जाएगा। स्टेट काउंसिल इसके आप कैबिनेट भी बोल सकते हैं एक प्रकार से। इसको जो लीड करते हैं वो होते हैं प्रीमियर। प्रीमियर यानी कि इंडिया में अगर हम लोग बात करें तो ये प्राइम मिनिस्टर के समान है। ठीक है, तो प्रीमियर होते हैं इसके हेड। इसके अलावा हम बात करें यहां पर आपको देखने को मिलेगी जन मुक्ति सेना, ठीक है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी। और फिर आपको देखने को मिलेगा राष्ट्रीय जन कांग्रेस यानी कि नेशनल पीपल्स कांग्रेस, जो चीन का जो है वो पार्लियामेंट होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है ना। 1 मिनट। ठीक, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है।
तो सबसे ऊपरी लेवल पर होते हैं राष्ट्रपति, इसके बाद हमको क्या देखने को मिलता है, राज्य परिषद यानी कि स्टेट काउंसिल की हम बात करें जिसको लीड किया जाता है प्रीमियर के द्वारा। अब राष्ट्रपति तो एक ही होते हैं, है ना। प्रीमियर की अगर हम लोग बात करेंगे, स्टेट काउंसिल की अगर हम लोग बात करेंगे, राज्य परिषद की बात करेंगे, तो इसकी जो संख्या है वो लगभग 30 से 35 होती है। 30 to 35 मेंबर्स इसमें आपको देखने को मिलेंगे, है ना। अलग अलग सिचुएशंस में जो बेसिकली नंबर जो है चेंज होते हैं। तो यहां पर 30 से 35 सदस्य देखने को मिल जाएंगे जिनको लीड किया जाता है प्रीमियर के द्वारा, ठीक है। ली कियांग जो है ना, ये करंट टाइम पर वहां के प्रीमियर है, प्राइम मिनिस्टर आप बोल सकते हैं। जन मुक्ति सेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी की हम बात करें, जो चीन की जो सेना है उसकी बात कर रहे हैं। और नेशनल पीपल्स कांग्रेस जो चीन का पार्लियामेंट है ना। मुश्किल से अगर हम लोग बात करेंगे तो 10 से 15 दिन के लिए मिलता है भाई ये साल भर में, ठीक। 10 से 15 दिन के लिए मिलती है ये साल भर में। राष्ट्रीय जन कांग्रेस की हम बात कर रहे हैं, है ना। 10 से 15 दिन के लिए ही मिलते हैं ये बेसिकली, ये सारी चीजें हमको देखने को मिलती है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में, तो सबसे जो मेन पावर है तो इसके पास है। सबसे टॉप लेवल पर यहां पर हमको देखने को मिलते हैं जनरल सेक्रेटरी यानी कि महासचिव। जो महासचिव होता है कम्युनिस्ट पार्टी में मेरे भाई, वही बनता है राष्ट्रपति। तो महासचिव और राष्ट्रपति सेम ही होते हैं यहां पर, है ना। महासचिव के नीचे आ जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी, जिसमें होते हैं 7 मेंबर। 7 में से 1 मेंबर तो खुद महासचिव भी है ना। बाकी 1 मेंबर तो भैया यहाँ के प्रीमियर भी होते हैं, और बाकी 5 अन्य सदस्य आपको देखने को मिलेंगे। एक वाइस प्रेसिडेंट देखने को मिल जाएंगे, बाकी 4 अन्य सदस्य देखने को मिलेंगे। यही 7 लोग मिलकर के ही चीन को पूरे मतलब संचालित करने के प्रशासनिक जो ढांचा है ना, वो इन्हीं पर टिका हुआ है। तो पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी जिसमें होते हैं 7 मेंबर, इसके नीचे एक बेसिकली और संगठन हमको देखने को मिलता है जिसे कहते हैं पॉलिट ब्यूरो। ये तो पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी हो गई। फिर एक आपको देखने को मिलेगा जिसमें आपको केवल नाम मिलेगा पॉलिट ब्यूरो। इसमें ना लगभग 20 से 25 सदस्य आपको देखने को मिलेंगे। करेंट टाइम पर अगर मैं बात करूं तो इसमें करेंट टाइम पर 24 मेंबर है। 20 से 25 सदस्यों की जो संख्या वेरी करते रहती है समय समय पर, डिपेंड करता है महासचिव के ऊपर कि वो कितने लोगों को रखना चाह रहे हैं। सारी की सारी पावर उन्हीं के पास है। आप सोच के देखिए कि सारी की सारी पावर इंडिया में मोदी जी के पास है। ठीक उसी प्रकार से, हालांकि कंपेयर हम लोग नहीं कर सकते, यहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम टोटली डिफरेंट है इंडिया से, है ना। तो पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी जिनमें 7 सदस्य होते हैं। अगर मैं एग्जांपल से आपको समझाऊं तो आप इमेजिन करो कि महासचिव मतलब प्राइम मिनिस्टर हो गया फॉर एग्जांपल, इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर हम लोग बात करें, कंपेयर करें अगर पोस्ट की, तो है ना। पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी में जैसे 7 मेंबर हैं, तो हमको पता है कि हमारे यहाँ इंडिया में क्या होता है, मंत्रिमंडल कैबिनेट की जब बात करें जिसमें टॉप लेवल के 30 मिनिस्टर्स देखने को मिल जाएंगे, तो आप कैबिनेट जो है ना उसको आप कंपेयर करो पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी से। और पॉलिट ब्यूरो में आ जाते हैं 20 से 25 लोग, करेंट टाइम पर तो 24 हैं। तो इसको आप कंसीडर कर सकते हो, यह है मंत्री परिषद। मंत्री परिषद का स्केल और ज्यादा लार्ज होता है, जिसमें आपको पता है कि अधिकतम जो है लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का अधिकतम 15% ही क्या हो सकते हैं, मंत्री हो सकते हैं। और मंत्री में भी जो टॉप लेवल के जो अनुभवी हो, जिनको प्रमुख मंत्रालय प्राप्त है, उनको मिला करके मंत्रिमंडल बनाया जाता है, कैबिनेट बनाया जाता है ना। तो पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी यानी कि मंत्रिमंडल, और पॉलिट ब्यूरो की बात करें यानी कि मंत्री परिषद। अगर इंडिया से अगर हम लोग कंपेयर करने की कोशिश करेंगे तब एक यहां पर देखने को मिलेगा केंद्रीय सैन्य आयोग। केंद्रीय सैन्य आयोग का भी जो चेयरमैन होता है वो कौन होता है, राष्ट्रपति। यानी कि राष्ट्रपति एक साथ प्रमुख तौर पर बात करें तो 3 पद धारण करता है, ज्यादा भी कर सकता है लेकिन 3 पद तो धारण करता ही है। एक तो देश का राष्ट्रपति रहेगा वो, ठीक। ये सरकार जो है नाम मात्र का है, सारा का सारा जो सिस्टम है वो पॉलिटिकल पार्टी का ही है, चीन साम्यवादी दल का है। जो पार्टी का महासचिव बना वही बनेगा राष्ट्रपति देश का, और वही केंद्रीय सैन्य आयोग का चेयरमैन भी होता है। जो पीपल्स लिबरेशन जो आर्मी है वो जो निर्णय मानेगी, वो किसके निर्णय मानेगी, पीपल्स लिबरेशन आर्मी को हेड कौन कर रहा है, ये जो केंद्रीय सैन्य आयोग है ना, ये हेड कर रहा है, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा हम बात करें, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की हम बात करें, तो राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस, ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस की बात करें तो इसमें लगभग 2300 सदस्य आपको देखने को मिल जाएंगे एट प्रेजेंट, है ना। सदस्यों की संख्या जो है वो तो ऑब्वियस सी बात है, चेंज होती रहती है। राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस की जो बैठक है वो आपको 5 साल में एक बार देखने को मिलती है। और राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस की बैठक क्योंकि 5 साल में एक बार हो रही है,
तो बाकी टाइम पर कौन क्या करेगा? तो यहां पर एक सेंट्रल कमेटी होती है, ठीक है, जो यहां पर लिखी नहीं गई है, तो मैं यहां पर नोट डाउन कर देता हूं। क्या होती है? सेंट्रल कमेटी। 1 मिनट। ठीक, सेंट्रल कमेटी आपको देखने को मिलेगी कहां पर? राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस जो है ना, अब क्योंकि इसकी बैठक तो 5 साल में एक बार हो रही है, तो सेंट्रल कमेटी जो है अक्सर मुलाकातें करते रहती है, जो डिसीजन जो है पार्टी के यहां पर निर्णय जो है वो लिए जाते हैं। इसमें लगभग अगर हम लोग बात करें तो 300 से लेकर 400 के बीच यहां पर सदस्य संख्या देखने को मिल सकती है। करेंट टाइम पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर 376 लोग आपको देखने को मिलेंगे सेंट्रल कमेटी में, 376। अब ये संख्या याद करने की आवश्यकता नहीं है ना, एग्जाम में पूछा भी नहीं जाएगा, बस थोड़ा सा अपडेट करने की मैं कोशिश कर रहा हूं आप सभी को। 300 से 400, 200 संख्या जो है वेरी करते रहती है। एट प्रेजेंट 376 मेंबर्स देखने को मिल जाएंगे सेंट्रल कमेटी में। इसकी बैठकें फ्रिक्वेंटली जो है होती रहती है। ये जो राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस है, जिसमें लगभग 2300 इसकी सदस्य संख्या देखने को मिल रही है, इसकी बैठक 5 साल में एक बार होती है। सेंट्रल कमेटी की बैठकें होती रहती है। सेंट्रल कमेटी से ऊपर चले जाएंगे तो पॉलिट ब्यूरो आएगा, जिसमें से 20 से 25 सदस्य वेरी करते हैं। एट प्रेजेंट कितने हैं? 24 है। इसके और ऊपर चले जाएंगे तो आ जाएगा पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी, जिसमें 7 मेंबर होते हैं। और फिर और ऊपर चले जाएंगे तो आते हैं महासचिव, जनरल सेक्रेटरी। क्लियर? तो ये बेसिकली चाइना के पॉलिटिकल पार्टी की हम बात करें, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की बात करें, इसका स्ट्रक्चर हमको देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसको मैं नोट डाउन करा देता हूं एक बार। सबसे ऊपर हम लोग क्या देखते हैं? महासचिव। ठीक, इसके बाद हम देख रहे हैं पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी। ठीक है, स्टैंडिंग कमेटी। इसके नीचे आ जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा पॉलिट ब्यूरो, और फिर इसके नीचे आ जाएंगे हम लोग तो आपको क्या देखने को मिलेगी? सेंट्रल कमेटी। और इसके नीचे हम लोग को क्या देखने को मिलता है? नेशनल पार्टी। बेसिकली अगर हम लोग बात करें, नेशनल पार्टी कांग्रेस आपको देखने को मिलता है। ठीक है, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है ना, इसके जो आपको 2300 टॉप के मेंबर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये बेसिकली पार्टी का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, इसका स्ट्रक्चर आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा। महासचिव तो एक ही रहेंगे भैया। पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी में 7 मेंबर्स होते हैं। यहां पर संख्या वेरी करती है 20 से 25 के बीच। यहां पर करेंटली कितने हैं? 24 है। सेंट्रल कमेटी की अगर हम लोग बात करेंगे तो अभी आपको 376 मेंबर्स आपको देखने को मिलेंगे, और राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस में लगभग 2300 आपको सदस्य संख्या देखने को मिलेगी। क्लियर है सभी को? अगर हम लोग इसका कंपेयर अगर इधर से करें, किधर से? सरकार से करें, तो सरकार में आपको पता है कि राष्ट्रपति होते हैं हेड। इसके अलावा राज्य परिषद, स्टेट काउंसिल आपको देखने को मिलेगा, जिसको लीड करते हैं प्रीमियर, जो प्राइम मिनिस्टर के समान होता है। ली कियांग जो है वो करेंट टाइम पर प्रीमियर है चाइना में। जन मुक्ति सेना, पीपल्स लिबरेशन आर्मी की बात कर रहे हैं, जो वही निर्णय मानेंगी जो केंद्रीय सैन्य आयोग के द्वारा दिया जाएगा। केंद्रीय सैन्य आयोग के चेयरमैन के द्वारा दिया जाएगा, जो कि कौन होते हैं? राष्ट्रपति ही होते हैं, यानी महासचिव ही होते हैं। तीनों पद एक ही व्यक्ति धारण करता है। और राष्ट्रीय जन कांग्रेस, अभी करंट टाइम पर बात करूं तो जितने भी देश हम लोग देखेंगे, सबसे बड़ी संसद आपको देखने को मिलेगी लगभग, अगर हम बात करें चीन में, जिसकी जो संख्या है ना राष्ट्रीय जन कांग्रेस, लगभग 3000, 2900 से 2977 के समथिंग है। तो आप राउंड फिगर इसको 3000 कंसीडर कर सकते हैं। 3000 बेसिकली सदस्य देखने को मिलेंगे राष्ट्रीय जन कांग्रेस के। ठीक है, तो ये सिस्टम हमको देखने को मिलता है। चीन की दोहरी सत्ता संरचना जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसमें बेसिकली हो क्या रहा है कि सरकार तो है, लेकिन वास्तविक सारी की सारी जो वास्तविक पावर है वो किसके पास है? कम्युनिस्ट पार्टी के पास है। ठीक है, दूसरी यहां पर हम क्या देख रहे हैं? साम्यवादी दल के प्रमुख अंग। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया ना, वही सारी चीजें हैं यहां पर। राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसकी बैठक होती है हर 5 साल में एक बार, जो ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। इससे ऊपर इकाई चले अगर हम बात करें तो वो है सेंट्रल कमेटी। मेंबर्स की जो संख्या वेरी करती रहती है। एट प्रेजेंट कितने हैं? अभी 376 है ना। तो 200, 300, 400 वेरी करती रहती है संख्या जो है सेंट्रल कमेटी के। सारे जो महत्वपूर्ण फैसले इनके द्वारा लिए जाते हैं। लेकिन इनसे ऊपर भी एक कमेटी है ना, पॉलिट ब्यूरो, जिसमें 20 से 25 लोग होते हैं। अभी करंट टाइम पर कितने हैं? 24 है।
इससे भी ऊपर चले जाएंगे तो पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी, कितने मेंबर होते हैं? 7 मेंबर होते हैं, याद रखना सबको, ठीक है, स्किप करने वाली बातें नहीं है। और चीन का जो सर्वोच्च नेता है जो कौन होता है? महासचिव, जनरल सेक्रेटरी। पॉलिट ब्यूरो पूरी पार्टी का प्रमुख होता है, और रियल में अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति यही रहेगा। पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो सेना है वो इसी के कंट्रोल में रहेगी, इसी के आदेश पर वो काम करेगी। ऐसा कोई रक्षा मंत्रालय, रक्षा विभाग आपको देखने को नहीं मिलेगा जो लीड करेगा। भैया सारे के सारे पावर इन्हीं के पास है। चीन में सर्वोच्च सत्ता राष्ट्रपति पद में नहीं है, बल्कि किसके में है? पार्टी महासचिव के पद में निहित होती है। वर्तमान में सी जिनपिंग जो है पार्टी के महासचिव है, इस कारण राष्ट्रपति भी है। वो बेसिकली सीएमसी जो बेसिकली हम बात करें सैन्य आयोग है उसके चेयरमैन भी है। तो ये सब हमको देखने को मिलता है ना, चाइना की हम बात करें तो। नाउ अगर हम बात करें विधायिका की, राष्ट्रीय जन कांग्रेस की, तो राष्ट्रीय जन कांग्रेस के बारे में आपको जो चीज ध्यान में रखनी है कि पहली बात तो एकात्मक यहाँ पर संरचना देखने को मिलती है, एकात्मक राज्य व्यवस्था देखने को मिलती है। प्रांत यहाँ पर देखने को मिलेंगे, लेकिन प्रांत में जब इलेक्टेड गवर्नमेंट ही नहीं है तो वो संघ नहीं है, फिर वो एकात्मक है, क्योंकि सारे के सारे जो डिसीजंस हैं वो राजधानी से लिए जा रहे हैं, जो पूरे देश में बेसिकली उनका लागू किया जा रहा है, उनको माना जा रहा है, पालन किया जा रहा है उनका, ठीक है। यहाँ पर अलग अलग राज्य सरकारें नहीं है जो अपने नियम कानून बनाए। नियम कानून बनाने वाली एक ही संस्था है जो है केंद्र सरकार, है ना। अब केंद्र सरकार आपको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं यहाँ पर विधायिका की, तो विधायिका में आपको 2 सदन देखने को नहीं मिलेंगे यहाँ इंडिया की तरह, यहाँ पर केवल 1 सदन देखने को मिलता है, ठीक है। तो चीन में केवल 1 सदन देखने को मिलते हैं हमको, जिसे हम कहते हैं यूनिकैमरल सिस्टम। 1 सदन मतलब यूनिकैमरल, 2 सदन मतलब बाई कैमरल, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। तो यूनिकैमरल सिस्टम देखने को मिलता है, जैसा मैंने बताया कि 2900 से ज्यादा प्रतिनिधि है, 2977 मेंबर है करंट टाइम पर, ठीक है। तो लगभग 3000 यहाँ पर प्रतिनिधियों की संख्या है, जो कि सबसे बड़ी विधायी संस्था बनाती है पूरे वर्ल्ड में, चाइना की जो विधायिका है उसे, ठीक है। अप्रत्यक्ष यहाँ पर चुनाव होते हैं तो 5 साल के लिए होते हैं चुनाव। प्रांतीय कांग्रेस और सेना के द्वारा 5 वर्षों के लिए अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव यहाँ पर किया जाता है ना। जो चीन के जो विधायिका है, इसके इलेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो इनका चुनाव डायरेक्टली जनता नहीं कर रही है, इनका चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से किया जा रहा है। जो प्रांतीय कांग्रेस के जो मेंबर्स हैं, सेना के जो मेंबर्स हैं, है ना, वो चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं। तो संरचना की बात करें, चुनाव प्रक्रिया हमको इसी प्रकार से देखने को मिलती है। नेशनल पीपल्स कांग्रेस काफी ज्यादा विशाल सदस्य संख्या है, जैसा मैंने आपको बताया है। तो औपचारिक बैठक जो है वर्ष में केवल आपको एक बार देखने को मिलेगी, है ना, मार्च के महीने में होती है, और 10 से 14 दिन के लिए, 10 से 15 दिन आसपास इसी प्रकार से बुलाए जाते हैं। तो इनकी बैठक एक ही बार हो रही है साल में। हमारे यहाँ संसद के भैया मिनिमम 2 सत्र तो बुलाना अनिवार्य है, सामान्यतः 3 सत्र होते हैं। यहां पर इनकी जो पार्लियामेंट है केवल एक बार मिलेगी, और केवल 10 से 15 दिन के लिए, मार्च के महीने में मिलती है। और बाकी के सारे काम फिर कैसे किए जाते हैं? 10 से 15 दिन के लिए तो यही मिल रही है ना, एनपीसी के जो बैठक की हम बात करें तो। इसके बाद हमको क्या देखने को मिलता है? एनपीसी की जो स्टैंडिंग कमेटी है वो फ्रीक्वेंटली बैठकें करते रहती है। नेशनल पीपल्स कांग्रेस एक विधायिका हो गई, वो बैठक एक ही बार कर रही है साल में, मार्च के महीने में 10 से 15 दिन के लिए। तो बाकी के दिन काम कैसे चलेंगे? नेशनल पीपल्स कांग्रेस की एक स्टैंडिंग कमेटी होती है, ठीक है। ये स्टैंडिंग कमेटी जो है ना, इसमें मेंबर्स होते हैं लगभग 170 के करीब। ये बैठकें अपने फ्रीक्वेंटली करते हैं, वर्ष भर कानूनों को लागू करने, संविधान की व्याख्या करने, आपातकाल घोषित करने की जो रियल पावर है वो एनपीसीएससी के पास है, नेशनल पीपल्स कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी, ठीक है। जैसा हमने बेसिकली क्या देखा, सेंट्रल कमेटी होती है, क्योंकि बेसिकली चाइना की जो नेशनल पार्टी है उसकी बैठक तो 5 साल में एक बार हो रही है। तो वहां पर हमने क्या देखा था? सेंट्रल कमेटी होती है जो फ्रीक्वेंटली बैठक करती है। तो यहां पर अगर सरकार के स्तर में देखें हम लोग, तो यहां पर नेशनल पीपल्स कांग्रेस जो चीन की विधायिका है, जिसमें 3000 मेंबर्स हमको देखने को मिलती है, ये वर्ष में एक बार मिलती है, मार्च के महीने में। और बाकी टाइम पर नेशनल पीपल्स कांग्रेस की स्टैंडिंग कमेटी, उन्हीं मेंबर्स में से कुछ लोग जो है स्टैंडिंग कमेटी में आते हैं, जो वर्ष भर कानून को लागू करने की बात करेंगे, व्याख्या करने की बात करेंगे संविधान की, है ना। अब मैं रियल मायने में आपको बताऊं तो सारे के सारे डिसीजंस तो पार्टी के महासचिव के द्वारा लिए जाते हैं, जो शीर्ष प्रतिनिधि है पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी, उनके द्वारा लिए जाते हैं। जो निर्णय वो लेंगे वही निर्णय वो थोपेंगे, उन्हीं को मानना होगा। बट सिस्टम बनाया गया है बस, है ना, टाइम पास के लिए। बाकी रियलिटी में तो आपको पता है कि सारी की सारी जो पावर है वो प्रेसिडेंट के पास है, ठीक। संविधान के अनुसार नेशनल पीपल्स कांग्रेस भले ही राज्य की सर्वोच्च संस्था है, परंतु व्यवहारिक रूप से इसकी भूमिका जो है वो काफी सीमित है ना।
नेशनल पीपल्स कांग्रेस जो है वो साम्यवादी दल द्वारा पहले से लिए गए फैसलों और कानूनों पर क्या करती है, औपचारिक स्वीकृति पर मुहर लगाती है। ठीक, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, रबर स्टैंप भी बोला जाता है। संसद तो है, 3000 लोग भी हैं प्रतिनिधि, लेकिन वो केवल रबर स्टैंप की तरह है, क्योंकि वो उसी बात पर मुहर लगाएंगे जो निर्णय लिया गया है पार्टी के महासचिव के द्वारा, पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा, वही काम वो करेंगे। तो किस काम के संसद है, ऊपर से चुनाव भी अप्रत्यक्ष हो रहे हैं। ठीक है, तो ये सिस्टम हमको देखने को मिलता है। नाउ हम बात करते हैं कार्यपालिका की। कार्यपालिका मतलब राष्ट्रपति और राज्य परिषद की बात करें। सबसे पहली बात, चीन के राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रीय जन कांग्रेस, नेशनल पीपल्स कांग्रेस, जो चीन की क्या है, विधायिका है, जिसमें 3000 से ज्यादा मेंबर हमको देखने को मिलते हैं। तो चीन की विधायिका के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। 5 वर्षों की अवधि के लिए किया जाता है राष्ट्रपति का चुनाव। राष्ट्रपति देश के औपचारिक राष्ट्राध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। मेन तो पार्टी का महासचिव है ना, वही बनेगा भैया क्या, राष्ट्रपति। ठीक है, अब 5 साल में, मतलब 5 साल के लिए चुनाव किया जाता है। नेशनल पीपल्स कांग्रेस जो चीन की विधायिका है, ठीक है, उनके द्वारा चुनाव किया जाता है राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना रहेगा, 5 साल, और राष्ट्रपति लगातार 2 टर्म पूरा कर सकता है। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, राष्ट्रपति 10 वर्ष तक अपने पद पर रह सकता है। ठीक, या बोल सकते हैं हम लोग, लगातार की बात नहीं है, 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, तो 2 बार राष्ट्रपति बना, यानी कोई व्यक्ति जो है वो 10 वर्ष राष्ट्रपति के पद पर रह सकता है, राष्ट्रपति के तौर पर कार्य कर सकता है। लेकिन जैसा मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, आप याद करिए कि पहले मूल तौर पर अगर हम बात करें 1982 के संविधान में 138 आर्टिकल थे, लेकिन 2018 में मेजर अमेंडमेंट किया गया। तो मेजर अमेंडमेंट क्या किया गया, सी जिनपिंग आपको पता है करेंट टाइम पर प्रेसिडेंट है चाइना के, और सी जिनपिंग ने इसी में संशोधन किया, और ये जो 10 वर्ष की जो लिमिट थी, 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है, इसकी जो लिमिट थी, इसको उन्होंने संविधान में संशोधन करके हटा दिया। तो अब कोई अधिकतम सीमा यहां पर कुछ बताई ही नहीं गई है। मतलब भैया सी जिनपिंग अब अपने मृत्यु तक राष्ट्रपति रह सकते हैं चाइना के। ठीक है, ये अमेंडमेंट किया गया ना 2018 में जो संशोधन किया गया ना, उसके जरिए ये चीजें को जोड़ा गया, और 10 वर्ष की जो समय सीमा जो निर्धारित थी, अधिकतम 10 वर्ष तक, यानी कि 2 टेन्योर पूरा कर सकता है कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के तौर पर, इसको समाप्त कर दिया गया। अब अधिकतम सीमा है ही नहीं, तो भैया सी जिनपिंग जब तक चाहे तब तक वो राष्ट्रपति रह सकते हैं। अब बाद में फिर से संविधान, अब उनके मरने के बाद ही होगा यार, जब तक जिंदा है तब तक तो होगा नहीं, है ना। तो मरने के बाद क्या पता संविधान में संशोधन करे और फिर कुछ लिमिट लगाए। लेकिन जैसा कि एक कोई ताना सा आता है तो अपने हिसाब से चलाता है ना चीजों को, उसी प्रकार से सिस्टम हमको चाइना में देखने को मिल रहा है एट प्रेजेंट। तो ये वही बात है जो मैंने आपको बताई, 1982 के संविधान का नियम जिसको हटा दिया गया है, 2018 में जो अमेंडमेंट किया गया, जिसके चलते अब ये पावर आ गई भी है कि अनिश्चित काल तक वो राष्ट्रपति पद पर बने रह सकते हैं, है ना। ये सिस्टम हमको देखने को मिल रहा है। त्रिस्तरीय पद धारण, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। जो पार्टी के जो प्रमुख है, महासचिव जो होते हैं, वही बनेंगे क्या, राष्ट्राध्यक्ष यानी कि राष्ट्रपति, और वही क्या बनेंगे, सेना के प्रमुख, केंद्रीय सैन्य आयोग के अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन। तो चीन के सर्वोच्च और सबसे शक्तिशाली नेता जो करंट टाइम पर है सी जिनपिंग, इनके पास एक साथ 3 पद है। जो राष्ट्रपति बनता है वो 3 पद धारण कर रहा है। राष्ट्रपति बनता है क्या बोलेंगे, जो पार्टी का महासचिव है उसके पास 3 पद है, वो देश का राष्ट्रपति भी है, वो बेसिकली केंद्रीय सेना का बेसिकली क्या है, अध्यक्ष भी है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी उसी के इशारे पर काम करेगी। ठीक है, तो एक साथ 3 पद धारण किए जाते हैं यहां पर। सरकार का प्रमुख, राज्य परिषद की अगर हम बात करें स्टेट काउंसिल की, तो सरकार का प्रमुख यहां पर कौन देखने को मिलता है, प्रधानमंत्री। बस राष्ट्रपति के इशारे पर काम करेगा। प्रधानमंत्री तो हम लोग बोल रहे हैं हमारी भाषा में, वहां पर प्रीमियर कहा जाता है, प्राइम मिनिस्टर भी नहीं बोलते ना, प्रीमियर बोला जाता है वहां पर। ठीक है, अलग अलग देश में अलग अलग शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। कई जगहों पर बेसिकली चांसलर शब्द का प्रयोग किया जाता है राष्ट्रपति के लिए, है ना। तो यही आपको ध्यान में रखना है, यहां पर प्रीमियर बोला जाता है, जो स्टेट काउंसिल को क्या करते हैं, हेड करते हैं। देश के दैनिक मामलों की बात करें, नागरिक प्रशासन से संबंधित या मंत्रालय से संबंधित, आर्थिक नीतियों की बात करें, बजट को लागू करने की बात करें, पूरी जिम्मेदारी राज्य परिषद की होती है, जिसको लीड कर रहे हैं प्रीमियर, जो भी करंट टाइम पर है, ली कियांग। ठीक, नाम याद रखने की आवश्यकता नहीं है, पूछा नहीं जाएगा, बट जनरल अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ली कियांग जो यहाँ पे हेड है, किसके, प्रीमियर के, जो प्रीमियर है बेसिकली, है ना, जो स्टेट काउंसिल के बेसिकली हेड है। लेकिन यहाँ पर आपको पता है कि सी जिनपिंग के अंडर ही सारी चीजें हो रही है, तो जो वो कहेंगे वही बात राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है, तो ये बात हो गई राज्य परिषद की।
पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो चाइना की जो सेना है उसका आधिकारिक नाम है। इनके बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या क्या इसके इंपॉर्टेंट रोल है। तो अलग अलग कंट्रीज में आपको देखने को मिलेगा जो सेना जो है वो तो भैया देश की सेना होती है ना, सरकार के नियंत्रण में होती है। लेकिन चाइना एक अलग सिस्टम है। चाइना में जो सेना है वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रति रिस्पॉन्सिबल है, ना कि चाइना की गवर्नमेंट के प्रति। अब हालांकि गवर्नमेंट में वही प्रमुख है जो कम्युनिस्ट पार्टी में है ना, लेकिन यहां पर सेना की जो श्रद्धा है, निष्ठा है, वो कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति है। तो सेना कम्युनिस्ट पार्टी की है, देश की नहीं है। अन्य लोकतांत्रिक देशों में क्या होता है, सेना होती है देश या संविधान के प्रति निष्ठावान, लेकिन चाइना में पूरी तरीके से अलग। पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो चाइना की जो सेना का आधिकारिक नाम है ना, यह संवैधानिक रूप से चीनी साम्यवादी दल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की एक आर्म्ड विंग है, उसकी एक शाखा है ना। संवैधानिक दर्जा दिया गया है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को, तो उसकी एक शाखा है, ये ध्यान में रखेंगे इसको, ठीक है। तो पार्टी की सेना है भैया यहां पर, और सेना का नियंत्रण रक्षा मंत्रालय के पास नहीं है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, सेना का नियंत्रण जो है वो केंद्रीय सैन्य आयोग के अध्यक्ष के पास है, और वो पद वही धारण करता है जो पार्टी का महासचिव होता है, कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव। और वही व्यक्ति राष्ट्रपति भी होता है देश का, जो करेंट टाइम पर शी जिनपिंग है, उन्हीं के पास ये तीनों पद है ना। तो सीएमसी यानी कि केंद्रीय सैन्य आयोग, इसके अध्यक्ष के पास होता है सेना का नियंत्रण, न कि रक्षा मंत्रालय के पास। और साम्यवादी दल का महासचिव ही इस पद की भूमिका भी निभाता है, वही राष्ट्रपति भी रहता है देश का। माओ जेडोंग ने एक बात कही थी, राजनीतिक सत्ता जो है ना वो बंदूक की नली से निकलती है, क्योंकि इन्होंने सत्ता प्राप्ति के लिए संघर्ष को महत्व दिया, किसानों को एकजुट करने का प्रयास किया ताकि सत्ता को प्राप्त किया जा सके, है ना। तो यहां पर इन्होंने क्या किया कि राजनीतिक सत्ता कहां से निकलती है, बंदूक की नली से निकलती है। आपके पास बंदूक है ना, बंदूक में गोली है ना, आप हिंसा करके ही सत्ता को प्राप्त कर सकते हो, ये बताया जा रहा है उनके द्वारा, ठीक है। और माओवाद की उसी विचारधारा से प्रभावित होकर ही तो बेसिकली इंडिया में भी एक नक्सलवाद का जो आंदोलन हमको देखने को मिलता है। माओवाद बेसिकली माओ की विचारधारा को बता रहा है। माओ की विचारधारा क्या बोलती है कि किसानों को संगठित करते हैं विद्रोह करने के लिए, अपने खिलाफ हो रहे शोषण के विरुद्ध बात आवाज उठाने के लिए, है ना, वो किसानों को एकजुट कर रहे हैं ना बेसिकली। तो यहां पे बेसिकली क्या किया जा रहा है कि इंडिया में अगर हम लोग बात करें, नक्सलबाड़ी जो गांव है जो पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा, वहां पर 1960 के दशक में एक किसान आंदोलन की शुरुआत हुई, और वही धीरे धीरे बदलते हुए एक हिंसक आंदोलन में तब्दील हो गया, ठीक है। नक्सलवाड़ी गांव से निकला तो उसे हम नक्सलवाद कहते हैं, लेकिन विचारधारा तो माओ की ही है, इसीलिए कई बार माओवाद शब्द का भी यूज किया जाता है, कई बार नक्सलवाद भी हम कहते हैं। आंदोलन से संबंधित जो लोग हैं उन्हें, है ना, माओवादी या नक्सलवादी ये हम कहते हैं ना। तो यहां पर माओ बेसिकली क्या बोल रहे हैं, राजनीतिक सत्ता बंदूक की नली से निकलती है, और पार्टी कौन सी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की बात कर रहे हैं। पार्टी को हमेशा बंदूक पर नियंत्रण रखना चाहिए। ये जो स्टेटमेंट है ना, ये पूछा जाता है एग्जाम में कि ये जो कथन है वो किसने कहा, तो माओ त्से तुंग के द्वारा एक कथन दिया गया, काफी फेमस है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। राजनीतिक सत्ता बंदूक की नली से गुजरती है, और बंदूक पर पार्टी को हमेशा क्या करना चाहिए, बंदूक पर नियंत्रण करना चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, ये बातें उनके द्वारा कही गई थी। वैचारिक विकास क्रम के बारे में डिस्कस करते हैं। माओ जेडोंग से लेकर के शी जिनपिंग तक जो प्रमुख राष्ट्रपति रहे उनके क्या क्या विचार रहे, ठीक है। ज्यादा कुछ बचा नहीं है, जल्दी से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले माओवाद के बारे में हम लोग बात करें तो माओवाद का मुख्य केंद्र बिंदु क्या था, किसानों के नेतृत्व में क्रांति करना, निरंतर क्रांति करना, कंटिन्यूअस रिवॉल्यूशन, जब तक कि भैया सत्ता प्राप्त न हो जाए, ठीक है। लंबा मार्च निकालना, लॉन्ग मार्च जो निकाला ही गया था उनके द्वारा, है ना। और सांस्कृतिक क्रांति, कल्चरल जो बेसिकली रिवॉल्यूशन लाना, सांस्कृतिक रूप से सभी लोगों को एकजुट करना, और इसके माध्यम से क्या करना है, पुराने जो मूल्य है उसको समाप्त करना, क्रांति करके सत्ता को प्राप्त करना। और माओवाद बेसिकली किसानों को एकजुट करने की बात कर रहे हैं। चाइना की जो कल्चर है, संस्कृति है, उससे जुड़े हुए जो लोग हैं उनको संस्कृति को सहेजने की बात कर रहे हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं आपको देखने को मिलेगी बेसिकली माओ की विचारधारा में, है ना। कृषक आधारित क्रांति और सांस्कृतिक क्रांति, ये बेसिकली माओइज्म के मेन जो बोल सकते हैं हम लोग कंटेक्स्ट है, ठीक है। नाउ इसके बाद हम लोग बात करते हैं डेंग सियाओपिंग के बारे में। डेंग सियाओपिंग जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई 1982 में संविधान के निर्माण में, इनके द्वारा बेसिकली क्या किया गया, वैचारिक जो कट्टरता है, माओवाद तो बेसिकली कट्टरपंथी विचारधारा के समर्थक है ना, तो वैचारिक कट्टरता के स्थान पर व्यवहारिक दृष्टिकोण को अपनाया गया।
1982 में जो नया संविधान बनाया गया था, जिसमें समाजवादी मॉडल को अपनाया गया, आर्थिक सुधार किए गए, इन्हीं के प्रयासों से किए गए। इन्होंने क्या किया, बाजारवादी समाजवाद, यानी कि इनका बेसिकली कहना यह था कि भैया हमको ना अपना जो मार्केट है ना, इकोनॉमी जो है ना, उसको अपने को क्या करना है, इनहेंस करना है, डेवलप करना है, तो अपने को इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो करना पड़ेगा। तो अपन साम्यवादी सोच में बाजार को भी अगर एकदम नियंत्रित करके रखेंगे कि नहीं भैया जो करना है सरकार करेगी, अदरवाइज कोई इंडिविजुअल कुछ नहीं कर पाएगा, सारे चीज जो है नियंत्रण जो है इंडस्ट्रीज पर, भूमि पर सब सरकार के अधीन रहेगा, तो ऐसा अगर विचारधारा रहेगी तो हम विकसित तो हो ही नहीं पाएंगे। तो डेंग सियाओपिंग ने बेसिकली बाजारवादी समाजवाद की विचारधारा को अपनाई और उन्होंने क्या किया, चीन में निजी संपत्ति और विदेशी पूंजी निवेश का रास्ता ओपन किया। मतलब जितने भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो अब चाइना में आकर के इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि चाइना जो है प्रोग्रेस करे। उनके द्वारा एक कथन कहा गया था कि बिल्ली चाहे काली हो या सफेद, लेकिन जब तक बिल्ली क्या करे, चूहा पकड़े ना, तब तक भैया वो अच्छी है ना। बिल्ली के कलर मैटर नहीं कर रहे हैं, लेकिन बिल्ली काम में क्या कर रही है, बिल्ली का मेन काम क्या है, चूहा पकड़ना। तो चूहा पकड़ने का काम जब तक बिल्ली कर रही है, चाहे वो काली हो, भूरी हो, सफेद हो, कुछ भी हो, तो फर्क नहीं पड़ता, बिल्ली फिर अच्छी ही है ना। और ये उन्होंने बताया कि भैया चीन में ना निजी संपत्ति होनी चाहिए, क्योंकि पहले तो निजी संपत्ति का अभाव, साम्यवाद मतलब निजी संपत्ति होगी ही नहीं, सब सरकार के अधीन रहेंगे, तो निजी संपत्ति का अभाव था। इसके अलावा विदेशी पूंजी निवेश को अनुमति नहीं थी, तो निजी संपत्ति का भी अधिकार दिया गया डेंग शियाओपिंग के नेतृत्व में, और विदेशी पूंजी निवेश की भी अनुमति दी गई, विदेशों से जो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं चाइना में उनको भी अनुमति दी गई। तो ये सब डेंग शियाओपिंग के काल में पॉसिबल हो पाया। तो बाजारवादी समाजवाद हमको देखने को मिलता है। तीन प्रतिनिधित्व का सिद्धांत जो डेंग शियाओपिंग के द्वारा ही दिया गया, बेसिकली जियांग जेमिन के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया, इसमें क्या हुआ, इस सिद्धांत ने कम्युनिस्ट पार्टी के दरवाजे जो है वो केवल मजदूरों तक सीमित न रखकर, पहले केवल किसानों की, केवल मजदूरों की ही बात जो कम्युनिस्ट पार्टी करती थी, अब इसके बाद हमको देखने को मिलता है 2002 में जियांग जेमिन जो राष्ट्रपति बनते हैं प्रमुख तौर पर, है ना, इनके द्वारा जो विचार दिया गया कि भैया उद्योगपति है, व्यापारी है, निजी व्यवसायी है, इनके लिए भी ना कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के जो दरवाजे हैं वो खोले जाए। ठीक है, तो पहले केवल मजदूरों तक, किसानों तक जो पार्टी सीमित हुआ करती थी, उसने अपने जो बेसिकली गेटवे की बात करें उसको ब्रॉड किया। अब उद्योगपति हो गए, व्यवसायी हो गए, व्यापारी हो गए, उनके लिए भी बेसिकली यहाँ पर उन्हें भी बेसिकली मौका देना शुरू किया गया यहाँ पर। ठीक है, तो तीन प्रतिनिधित्व का सिद्धांत किसने दिया, तो जियांग जेमिन ने दिया। ऐसे प्रश्न आ जाते हैं एग्जाम में, तो ध्यान में रखेंगे। तीन प्रतिनिधित्व में क्या हो रहा है, उद्योगपति, व्यापारी और निजी व्यवसायी, इन्हें भी एंट्री दी जा रही है। कहां पर, कम्युनिस्ट पार्टी में। ठीक है, केवल मजदूरों तक अब ये सीमित नहीं है, केवल किसानों तक सीमित नहीं है, अब उद्योगपति, व्यापारी और निजी व्यवसायी भी यहां पर हिस्सा ले सकते हैं। इसके बाद वैज्ञानिक विकास दृष्टिकोण हमको देखने को मिलता है हु जिनताओ 2007। ये हु जिनताओ भी चाइना के फॉर्मर प्रेसिडेंट हुआ करते थे। हु जिनताओ ने बेसिकली सिद्धांत दिया कि केवल अंधाधुंध आर्थिक वृद्धि के स्थान पर सामाजिक समरसता पर भी ध्यान दिया जाए, पर्यावरण संतुलन पर भी ध्यान दिया जाए, जो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मतलब डेवलपमेंट कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं, लेकिन पर्यावरण की अनदेखी कर रहे हैं, तो नुकसान तो बाद में हमको होगा ही, है ना। तो पर्यावरण संतुलन भी जरूरी है, सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी जरूरी है, गरीबी, बेरोजगारी जो है, भूखमरी, उसको कम किया जाए, धीरे धीरे इरेडिकेट किया जाए पूरी तरह से, तो ये भी जरूरी है। तो ये जो सिद्धांत दिया गया हु जिनताओ के द्वारा, ठीक, इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें आप ध्यान में रखेंगे। वैज्ञानिक विकास दृष्टिकोण, विकास तो करना है लेकिन वैज्ञानिक रूप से करना है भैया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी होना चाहिए, तो सारी चीजों को ध्यान में रखना है ना। अंधाधुंध केवल इंडस्ट्रीज नहीं लगानी है, पर्यावरण का संतुलन भी जरूरी है। ठीक, और इसके बाद शी जिनपिंग जो एट प्रेजेंट अभी हमको क्या देखने को मिल रहे हैं, प्रेसिडेंट है। 2017 में पार्टी के संविधान और 2018 में देश के संविधान में आधिकारिक रूप से शामिल किया गया। क्या शामिल किया गया, चीनी सपना, इनका जो ड्रीम है चाइना को लेकर के कि 21वीं सदी में चीन को वैश्विक स्तर पर एक महान और सर्वोपरि महाशक्ति, ग्लोबल सुपर पावर स्थापित करना, तो इनका ड्रीम है। और इनके ड्रीम को 2017 में पार्टी के संविधान में और 2018 में जो लेटेस्ट अमेंडमेंट हुआ है देश के संविधान में, इसमें शामिल किया गया। इसी ड्रीम को पूरा करने के लिए ये पागल की तरह क्या कर रहे हैं, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी, विस्तारवादी नीति अपना रहे हैं। तो जो चाइना हिंद महासागर में घुसे आ रहा है,
चाइना जो बेसिकली इंडिया के जो भूमि क्षेत्र है, कभी अरुणाचल प्रदेश की बात करें, चाहे कभी लद्दाख की बात करें, विस्तारवादी जो नीति अपना रहे ताकि ज्यादा से ज्यादा एरिया को अपने नियंत्रण में कर सके, वो इनके सपने के चलते है यार मेरे भाई, क्या बताऊं मैं आपको। ठीक है, तो 2017 में पार्टी के संविधान में परिवर्तन किया गया, 2018 में देश के संविधान में परिवर्तन करके चीजों को शामिल किया गया, इनके सपने को कि चीन को एक महाशक्ति बनाना है, इसलिए तो अमेरिका से बार बार टक्कर ले रहा है ये, है ना। तो ये चीजें हमको देखने को मिलती है। तो ये कुछ प्रमुख बेसिकली हम बोल सकते हैं चीन के जो प्रमुख राष्ट्रपति रहे हैं उनके अलग अलग विचार हैं कि वो चाइना को किस प्रकार की कंट्री में तब्दील करना चाहते हैं। एक बोल रहे हैं कि भैया केवल मजदूरों तक ही, किसानों तक ही सीमित नहीं रखना है, उद्योगपति, व्यवसायी, व्यापारी सबको शामिल करना है। एक बोल रहे हैं कि विकास तो करना है लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से करना है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ध्यान में रखना है, सामाजिक समरसता को ध्यान में रखना है ना, पर्यावरण संतुलन को ध्यान में रखना है। ठीक, तो अलग अलग राष्ट्रपति रहे हैं, अलग अलग हिसाब से उन्होंने देश को चलाने की कोशिश की है। अब करंट राष्ट्रपति जो है चाइना के, वो तो चाइना को एक सुपर पावर बनाने की, महाशक्ति बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये चीजें हमको देखने को मिलती है। और लास्ट में आज के इस क्लास में हम देखते हैं कि प्रमुख विद्वान और उनके जो प्रसिद्ध कथन है वो क्या क्या रहे हैं। यहां से एग्जाम में आपको पता ही है कि यूजीसी नेट और सेट के एग्जाम में आपने देखे होंगे इस प्रकार के प्रश्न, विचारक के जो बेसिकली कथन पूछ ले जाते हैं, पूछा जाता है कि इन्हें किसने कहा है। तो कुछ बातें जो है वो ध्यान में रखनी जरूरी है। सबसे पहले माओ त्से तुंग, जो मैंने आपको ऑलरेडी कवर करा दिया है, राजनीतिक सत्ता बंदूक की नली से निकलती है ना। तो ये तो हमने ऑलरेडी कवर किया है। किसने कहा? माओ त्से तुंग, बार बार आया हुआ एग्जाम में, तो ध्यान में रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। माओ त्से तुंग के द्वारा एक और कथन कहा गया, क्रांति कोई दावत या निबंध लिखना नहीं है, यह एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग को उखाड़ फेंकने की हिंसक कार्रवाई है। जैसे कम्युनिस्ट पार्टी ने कुओमितांग राष्ट्रवादी जो दल है उन्हें उखाड़ फेंका ना चाइना से, उसी प्रकार से बात कर रहे हैं कि भैया क्रांति जो है ना कोई दावत नहीं है, कोई भैया डिनर नहीं हो रहा है यहाँ पर, या कोई निबंध लिखना भी नहीं है। एक वर्ग द्वारा जब दूसरे वर्ग को उखाड़ फेंका जाए ना, तो ये क्रांति है, ये रिवॉल्यूशन है। क्योंकि इन्होंने ऐसा किया, कुओमितांग को उखाड़ फेंका तो वो भाग कर चले गए ताइवान, जहां पर उन्होंने रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की। इसके बाद डेंग शियोपिंग बोलते हैं कि भैया अपनी ताकत छुपाओ और सही समय का इंतजार करो, हाइड योर स्ट्रेंथ, बाइड योर टाइम। तो ये कथन किसने कहा? डेंग शियोपिंग ने कहा। बार बार ना रीड करना है, रिवीजन करना है, तब जाकर ये चीजें आपको लंबे समय तक याद रहेगी, अदरवाइज आप भूल जाएंगे एक दो बार रीड करके। अपनी ताकत छुपाओ, सही समय का इंतजार करो। जैसे आप लोग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, गवर्नमेंट एग्जाम की, आप लोग को पता है कि यार आसपास के काफी सारे जो लोग होते हैं ना, वो काफी ना जेलस फील करते हैं। आपको अगर सफलता मिल जाएगी तो आपके आसपास के ही लोग हो सकते हैं, दोस्त यार हो सकते हैं, पड़ोसी हो सकते हैं, कोई रिश्तेदार हो, आपकी सफलता से जलन महसूस करेंगे। ऐसा होता है ना अक्सर। तो इसलिए आप तैयारी करो ना, आप उसको बताओ ही मत यार किसी को। आप जितना हो सकता है मतलब सीक्रेटली तैयारी करने की कोशिश करो, प्रिपरेशन करने की, क्योंकि जितना जो शोर मचाना है वो आपकी सफलता मचाएगी ना, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस रिजल्ट मैटर करता है। ठीक है, तो अपनी ताकत छुपाओ और सही समय का इंतजार करो। आप किस चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो आप मत बताओ, सही समय का इंतजार करो, आप अपना मेहनत करो, रिजल्ट आएगा तो सारी चीजें खुद ही पता चल जाएगी। डेंग शियोपिंग ने एक बात और कही, अमीर होना महान बात है। आज के समय पर एकदम करेक्टली है ना, और बात ये, अमीर होना महान बात है, पैसा मैटर करता है मेरे भाई। आपके पास अगर पैसा है तो आपकी वैल्यू है। मानते हो कि नहीं मानते बात? कितने लोग मेरी इस बात से सहमत है? कमेंट करके जरूर बताएंगे वीडियो में। और अभी तक अगर आपने वीडियो देखा और अगर आपने लाइक नहीं किया होगा ना, तो लाइक पहले जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। पिछली क्लास में हमने स्विट्जरलैंड के बारे में डिस्कस किया था, आप लोगों को काफी पसंद आया वीडियो। आज की क्लास में चाइना के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, पूरा देखना वीडियो को। अभी तक तो थोड़ी सी मतलब बात करें, थोड़ा ही सेक्शन अभी बाकी है, बाकी लगभग सारी चीजें हम कवर कर चुके हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो डेंग शियोपिंग ने क्या कहा? अमीर होना महान बात है, अमीर बनने पर फोकस करना है ना। जॉब लग जाएगा ना, उसके बाद भी केवल संतुष्ट नहीं बैठना, और भी अपनी क्रिएटिविटी जो है ना उसको अपने लाइफ में हिस्सा बनाना है। ठीक है, ध्यान में रखना सब। चलो, इसके बाद बेसिकली हम देख रहे हैं लुसियन पाई, इन्होंने क्या कहा? चीनी राजनीतिक संस्कृति एक सत्तावादी, पितृसत्तात्मक और पार्टी केंद्रित संस्कृति है। जनरली भाई, जनरली क्या, पूरी तरीके से सही है। चीनी राजनीतिक संस्कृति क्या है? एक सत्तावादी है। मतलब जनरली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना एक ही पॉलिटिकल पार्टी का शासन है, किसी और को अनुमति ही नहीं है पार्टी बनाने की।
पार्टी भैया, जो भी पार्टी 8 पार्टीज बताई, जैसे मैंने छोटी छोटी पार्टीज है, वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के अधीन रहकर ही काम करती है, उनके अगेंस्ट जाकर चुनाव नहीं लड़ सकती, है ना। पितृसत्तात्मक है, यहां पर वही देखने को मिलता है ना। सी जिनपिंग के बेटे आएंगे, ओ भैया मेरा बाप राष्ट्रपति रहा है तो मेरे कुछ पावर मिलना चाहिए, वही वहां पर सिस्टम देखने को मिलता है। पार्टी केंद्रित संस्कृति है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, जो कम्युनिस्ट पार्टी बोलेगी सरकार वही करना है। और महासचिव मतलब राष्ट्रपति, सीएमसी के चेयरमैन, केंद्रीय सैन्य आयोग के चेयरमैन, तो पार्टी के जो प्रमुख पद में जो है वही देश की सरकार को चला रहे हैं, है ना। तो वही हमको देखने को मिल रहा है। तो लुसियन पाई के द्वारा बात को क्लियर किया गया और बताया गया, एग्जाम में पूछा जाता है। हन्ना आरेंट और कार्ल फ्रेडरिक के द्वारा क्या कहा गया, चीन की एक दलीय प्रणाली को सर्वाधिकारवादी मॉडल के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, एक दलीय जो प्रणाली है, एक ही पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, उसको सर्वाधिकारवादी मॉडल, टोटलिटेरियन मॉडल के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसी के पास ही सारी पावर्स है। तो हन्ना आरेंट के द्वारा और इसके अलावा हम बात करें कार्ल फ्रेडरिक के द्वारा ये बात कही गई। ठीक है, ये प्रमुख विचारक रहे हैं जिनके कुछ प्रमुख कथन हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। और लास्ट में चीन की अगर पॉलिटिकल पार्टी की अगर हम लोग बात करें, है ना, राजनीति या पॉलिटिकल सिस्टम की हम बात करें, तो चीनी मॉडल के 3 मुख्य आधार जो है, जो अभी तक हम लोग कवर कर चुके हैं सारी चीजें। सबसे पहली बात तो एक दल की सर्वोच्चता यहां पर आपको देखने को मिलेगी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जो चाइना है जो यहां पर लीड करता है। ठीक है, राज्य की बात करें, विधायिका की बात करें, कार्यपालिका, सेना, सब के सब पार्टी के अधीन है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। और संवैधानिक दर्जा भी प्राप्त है इसे संविधान के द्वारा। बाजारवादी समाजवाद देखने को मिलता है ना। राजनीतिक कठोरता तो है, मतलब पॉलिटिक्स में तो काफी ज्यादा कठोरता यहां पर देखने को मिलेगी। कम्युनिस्ट पार्टी, इन्हीं के पास ही सारे पावर्स हैं। लेकिन आर्थिक उदारीकरण यहां पर देखने को मिलता है, तभी तो बाजार ओपन है ना, तभी चाइना इतना प्रोग्रेस कर पा रहा है। एप्पल हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ये सब जो बड़ी बड़ी कंपनीज है जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर पा रही है, क्यों पॉसिबल है? क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो रहा है, फॉरेन इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, क्योंकि उदारीकरण है यहाँ पर। किस फील्ड में? आर्थिक क्षेत्र में, इकोनॉमी के क्षेत्र में। ठीक है, और त्रिस्तरीय शक्ति संकेंद्रण, महासचिव, राष्ट्रपति, सेना प्रमुख, तीनों के तीनों पद एक ही व्यक्ति के पास होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमको देखने को मिलती है जब हम बात करते हैं चाइना की। तो ये आज के इस वीडियो में फिलहाल यहीं तक हमने चाइना के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में समझने की कोशिश की है। जैसा हमने पिछली क्लास में स्विट्जरलैंड के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में डिस्कशन किया था, और आप में से काफी सारे लोगों को स्विट्जरलैंड का पॉलिटिकल सिस्टम काफी पसंद भी आया होगा, है ना। मैंने तो पर्सनली ये, मतलब मैं तो काफी लंबे समय से फील करता आया हूं, जब से मैंने पढ़ाई शुरू की थी, है ना। अभी तो 8-10 साल से भी ज्यादा का समय हो गया। तो पॉलिटिकल साइंस के कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। तो स्विट्जरलैंड का जो पॉलिटिकल सिस्टम है ना, ये वन ऑफ द बेस्ट पॉलिटिकल सिस्टम मुझे लगता है पर्सनली। अमेरिका के भी पॉलिटिकल सिस्टम की काफी सारी जो चीजें हैं वो काफी पसंद आती है मुझे पर्सनली, अगर मैं बात करूँ तो स्विट्जरलैंड के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको पढ़ाया था, आपको भी काफी सारी चीजें समझ आई होंगी, अच्छी लगी होंगी। आपने सोचा भी होगा कि भारत में भी काश इसी प्रकार से सिस्टम होता। तो जब हम कंपेरेटिव पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ते हैं तो हमको इसी प्रकार से सारी चीजें समझने को मिलती है कि यार एक देश की शासन व्यवस्था कितनी, उसमें कितनी अच्छाई है। क्या हमारे देश में हम उन चीजों को अपना सकते हैं, है ना। या किसी देश की शासन व्यवस्था के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि जहां पर हमको लगेगा यहाँ पर कठोरता काफी ज्यादा है यार, यहाँ पर तो डेमोक्रेसी देखने को नहीं मिल रहा है, लोकतंत्र तो है ही नहीं, तो जनता के जो विचार है उनकी कोई वैल्यूज ही नहीं है। जैसे अभी हम बात करें चाइना की, तो चाइना में आपको डेमोक्रेसी नाम की चीज देखने को मिलेगी नहीं, है ना। सारे के सारे जो डिसीजंस हैं, फैसले हैं, वो पार्टी के द्वारा लिए जा रहे हैं, है ना। जो पार्टी बोलेगी वही सारी चीजें होनी है। तो यहां पर डेमोक्रेसी नाम की चीज तो दूर दूर तक आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो स्विट्जरलैंड से काफी सारी अच्छी चीजें हैं जो हमको इनहेरिट करनी चाहिए, अपनानी चाहिए। और चाइना की ऐसी कई सारी चीजें हैं जो हमारे यहाँ नहीं है, तो हम सौभाग्यशाली हैं। जैसे हम रिग्रेट फील करेंगे कि यार स्विट्जरलैंड वाला सिस्टम, जनमत संग्रह वाला इंडिया में नहीं है यार, ये काफी बुरी बात है। और ये काफी अच्छी बात है कि चाइना वाला सिस्टम इंडिया में नहीं है, तो हम उस मामले में सौभाग्यशाली भी हैं। ठीक है, तो कंपेयर करते हैं ना, तब चीजें पता चलती है। और कंपेरेटिव पॉलिटिक्स का यही सबसे अच्छा लाभ है पढ़ने का, कि काफी सारी चीजें हमको समझ में आती है कि पॉलिटिकल सिस्टम कैसे काम कर रहे हैं, कौन से देश में किस प्रकार की जो विशेषता है वो ज्यादा अच्छी है ना। तो ये सारी चीजें हमको समझ में आती है। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करने की कोशिश करें, क्योंकि वीडियो बनाने में भी मेहनत लगती है, कंटेंट भी मैं आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें,
और पॉलिटिकल साइंस स्कूल लेक्चरर की जो क्लास हमारी चल रही है साध्य पीएससी एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर, आप चाहें तो उससे जुड़ सकते हैं। फीस है अभी 4999। तो अभी अगर आप कोर्स परचेस करते हैं तो ये फीस आपको पे करनी होगी। साध्य पीएससी के मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। वीडियो का जो थंबनेल है उसमें आपको साध्य पीएससी एकेडमी का हेल्पलाइन नंबर मिल जाएगा। अगर कोई कोर्स से रिलेटेड डाउट है, क्वेरी है, तो आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। बाकी अगर आपको मुझसे पर्सनली कोई सहायता चाहिए तो 9685569666 ये मेरा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर है। इस पे आप मुझे ना व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आपको पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड कोई डाउट है, लेक्चरर एग्जाम से रिलेटेड अगर कोई डाउट है, कोई समस्या है आपको, तो आप मुझसे पर्सनली ना इस नंबर पर व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी वीडियो का कमेंट बॉक्स तो ओपन है, आपको कोई भी और सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। ठीक है, तो अपने सुझाव जो है वो कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश करें और अगले वीडियो में और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू।